हैं। यहां भी काउंटिंग जारी है, आज यहां भी काउंटिंग जारी है। इसके नतीजे भी आप तक हम पहुंचाएंगे, तो इसको भी ना भूलें हम कि 8 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। इसके अलावा बिहार में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उन चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव, इन 243 में से कौन आगे कौन पीछे, ये कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए आप देख रहे हैं, 92 और 86। और ये रुझान शुरुआती रुझान है, बिल्कुल शुरुआती रुझान है। आरजेडी को 64 सीटें, आईएनसी को यहां पर थोड़ा शायद स्क्रीन पे कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक कीजिए। और आईएनसी को 14 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं। और स्क्रीन पे मैं अपनी टीम से कहूंगा कि हाँ, थोड़ा काउंटिंग में अभी से अगर यहाँ तक पहुँच जाएंगे, पहुँचा देंगे तब तो हो गया। जरा अपनी बैकएंड की टीम हमारी थोड़ा मुस्तैदी से, चुस्ती से ध्यान रखें, स्क्रीन पे क्या आ रहा है इसका ध्यान जरूर रखें। लेकिन आना चाहता हूँ जल्दी से शकील अख्तर जी आप तक। शकील जी। जी, अभी आपने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग कही। आपने कहा अभी कि मुकाबला जो है बीजेपी और जेडीयू में हो रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। ये चुनाव आरजेडी और बीजेपी में तो हो ही रहा था, लेकिन आरजेडी बीजेपी से तो बहुत आगे निकल गई। अब मुकाबला बीजेपी और जेडीयू में है। देखिए, सहानुभूति का एक वोट जो है वो जेडीयू के पास जा रहा है, और एक वोट ये जा रहा है कि जो बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह ने उनके साथ विश्वासघात किया नीतीश कुमार के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आरजेडी को तो ये लोग छू नहीं पा रहे हैं। पूरा चुनाव जो है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जंगल राज का एक नकली मुद्दा शुरू करके, जिसे नॉन इशू कहते हैं, वो बना के चुनाव लड़ा। लेकिन जनता ने जवाब दे दिया कि जंगल राज वो नहीं था जिसको आप कह रहे हैं। जंगल राज हमें आज दिख रहा है कि जिस तरह से मोकामा में हत्या हुई, जिस तरह से लल्लन सिंह ने कहा कि लोगों को घरों में बंद कर दो, उनको वोट डालने मत जाने दो, और चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। बड़ा स्पष्ट बयान, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। लोगों को घरों में बंद कर दो, वो हाथ पांव जोड़े, गुलामी की स्थिति में लाना चाह रहे हो, हाथ पांव जोड़े तो उन्हें ले जाओ और अपने मर्जी के मुताबिक वोट डलवाओ, और फिर लाके बंद कर दो घरों में। क्या कार्रवाई हुई? तो ये चुनाव जो है पूरा का पूरा बीजेपी ने और बीजेपी के समर्थक लल्लन सिंह जैसे लोगों ने, या अनंत सिंह भी वही है, आरजेडी के खिलाफ लड़ा। लेकिन आरजेडी आज सबसे ज्यादा आगे चल रही है, और मुकाबला उसने कहां ला दिया? बीजेपी वर्सेस जेडीयू। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये होना चाहिए ये। और इसमें जेडीयू जो है वो आगे जा रही है बीजेपी से। बीजेपी उसको छू नहीं पा रही, और हमें लगता नहीं है कि बीजेपी उसे छू पाएगी। जो अभी बैलेट पेपर के नतीजों के बाद ईवीएम के रुझान आएंगे, और उसके बाद जो अंतिम नतीजे आएंगे, तो लगता यही है कि स्थिति यही रहने वाली है कि आरजेडी नंबर 1 और जेडीयू नंबर 2, बीजेपी नंबर 3 रहेगी, क्योंकि और कोई शायद मुकाबले में नहीं है। लेकिन एक बात इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा चुनाव आरजेडी के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ा गया था, और अभी तक के जो हम देख रहे हैं, तेजस्वी शायद लगातार आगे ही चल रहे हैं। इस बात को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि तेजस्वी को हराने की इन्होंने लाख कोशिशें कर ली। जन स्वराज को तैयार किया था कि जाके प्रशांत किशोर खुद वहां लड़ ले। बीजेपी अपने किसी नेता को लड़ाने की तैयारी कर रही थी उनके खिलाफ, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि तेजस्वी के खिलाफ जाके लड़ ले। तो ये एक चुनाव अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आज जनता क्या चाह रही है। जनता को तेजस्वी के ऊपर भरोसा लगातार। देखिए, सीमांचल की 2 सीटों पर एआईएमआईएम आगे है। सीमांचल की 2 सीटों पर, सीमांचल में 14 सीटों पर महागठबंधन आगे है। 14 सीटों पर सीमांचल में महागठबंधन आगे, सीमांचल में 5 सीटों पर एनडीए आगे है, और 2 सीटों पर एआईएमआईएम आगे है। सीमांचल की टोटल 24 सीटें हैं, 24 में से 14 सीटों पर महागठबंधन आगे है सीमांचल में, और किशनगंज की 2 सीटें, किशनगंज और बहादुरगंज, दोनों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। सीमांचल की 5 सीटों पर एनडीए आगे, सीमांचल की 2 सीटों पर एआईएमआईएम आगे है, और 14 सीटों पर महागठबंधन आगे है। ये रुझानों में जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों के हिसाब से आप तक हम ये तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं। सीमांचल की 5 सीटों पर एनडीए आगे, जबकि 2 सीटों पर एआईएमआईएम आगे, यानी
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आगे और सीमांचल में 14 सीटों पर महागठबंधन आगे है। तो सीमांचल से जो खबरें आ रही थी और वहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो एकजुट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आंचल इस पे क्या कहेंगी? और ये पूरा देखिए, हम लोगों ने पूरा इस एरिया को खंगाल डाला था। जी बिल्कुल, सीमांचल तो हमने खुद सड़कों पर उतरकर पूरा देखा था। 24 जो सीटें थी सीमांचल की, अगर पिछले नतीजों की बात करें तो 12 सीटें जो है एनडीए के खाते में गई थी। लेकिन इस बार देखें तो नतीजे पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, वहीं जो है एनडीए वो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों के हिसाब से। अगर देखा जाए तो वहीं 5 सीटें जो है एआईएमआईएम के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जो है ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है ओवैसी के लिए, कि जिस तरीके से वो सिर्फ 2 ही सीटों पर बने हुए हैं ओवैसी की पार्टी। तो ये बहुत बड़ा झटका ओवैसी के लिए भी है और साथ ही एनडीए के लिए भी। जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, जो हमने जनता से बात की थी, सड़कों पर जाकर हमने लोगों से बात की, जिस तरीके से युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का कहना था कि वो इस बार बदलाव चाहते हैं, वो साफ साफ संकेत इन रुझानों में भी दिखाई दे रहे हैं कि जो बिहार की जनता है, खासकर सीमांचल की, क्योंकि सीमांचल ही तय करता है कि आखिर बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा। सीमांचल से ही बिहार की राजनीति चलाई जाती है एक तरीके से देखा जाए तो। जो रुझान सीमांचल का होगा वही रुझान पूरे बिहार का भी होगा, ऐसा माना जाता है। और अब जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन 102 पर बना हुआ है रुझानों में, वहीं एनडीए 79 पर बना हुआ है। ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एनडीए के लिए झटका है, साथ ही ओवैसी की पार्टी। यहां पर देखिए 185 सीटों में से 102 सीटों पर इंडिया गठबंधन अब आगे है। 102 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे। आराधना क्या कहेंगे इस पे? 102 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे, एनडीए 79 पे, और ये रुझान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आराधना? बिल्कुल राजीव जी, देखा जाए तो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में कहां कांटे का मुकाबला था और अब इंडिया बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों से यह साफ दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन का बोलबाला अभी तो बना हुआ है। वहीं अगर बात करें सीमांचल की तो राजीव जी आप देखिए जिस हिसाब से ये आंकड़े बढ़े हैं महागठबंधन की तरफ, कैसे एक तरफ से चुनाव झुकता दिखाई दे रहा है। सीमांचल को निर्णायक माना जाता है। बिहार चुनाव में सीमांचल की सीटें निर्णायक होती हैं कि आखिर चुनाव की दिशा किस तरफ जाएगी, ये तय करती है वो। और वहां साफ दिखाई दे रहा है कि 14 सीटों पर महागठबंधन आगे है। पिछली बार ये आंकड़ा, ये 5 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी और एनडीए जो 12 सीटें जीता था, इस बार वो 5 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। यानी एकदम से पासा पलट गया है। 12 से 5 पर एनडीए आ गया और 5 सीटों से 14 सीटों पर महागठबंधन आगे आ गया। और एआईएमआईएम जो 5 सीटें जीता था, महज 2 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा हमें जमीन पर भी दिखाई दिया, जहां लोगों में महागठबंधन को लेकर लहर दिखाई दे रही थी। लोगों का साफ कहना था कि हमारी आवाज तेजस्वी यादव ही बन सकते हैं। उनके जो मुद्दे थे वो सभी, उन मुद्दों को लेकर उन्हें भरोसा था कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो उनकी मांगे पूरी होंगी। तो ऐसे में अभी रुझान भी वही कुछ बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महागठबंधन अब 105 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है और एनडीए महज 80 सीटों पर आगे है। 82 सीटें हो गई, इधर 103 हो गया और अदर्स के खाते में 4 सीटें दिखाई दे रही है फिलहाल। और आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों के साथ सबसे नंबर 1 पे बनी हुई है, लगातार बनी हुई है आरजेडी। और पूरे बिहार में आरजेडी की लहर जो दिखाई दे रही थी वो यहां इन रुझानों से भी कुछ वही कहानी निकलकर सामने आ रही है। और बीजेपी और जेडीयू के आंकड़े आप देख सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू आपस में ही कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में ऐसा लग रहा है कि आमने सामने है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू में यह मुकाबला है। बीजेपी, जो हम शुरुआत से कह रहे थे कि बीजेपी इस चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है, और बिल्कुल शुरुआती रुझान उधर ही इशारा कर रहे हैं। आरजेडी के बाद जेडीयू है मैदान में और जेडीयू के बाद बीजेपी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो ये चुनाव फिलहाल उसी तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है जिस तरफ हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हम सुबह से जिसकी चर्चा कर रहे हैं और लगातार हमारे एग्जिट पोल में जो निकलकर सामने आ रहा है, वैसा ही कुछ नजारा इन बैलेट पेपर्स की काउंटिंग में भी दिखाई दे रहा है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बैलेट पेपर्स के रुझान और उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी खुल गई हैं। लगभग घंटा भर का समय होने जा रहा। 55 मिनट ऑलरेडी हम बिता चुके हैं काउंटिंग में। 8:56 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हुई। सीमांचल की 14 सीटों पर हम देख रहे हैं कि महागठबंधन आगे है। सीमांचल की 5 सीटों पर एनडीए आगे है। इंडिया और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर है और दोनों में देखिए 101 सीटें इंडिया गठबंधन, 84 सीटें एनडीए, 189 सीटों के रुझान सामने आए हैं। अमलेंदु जी, जरा आपसे भी समझूं, 77 यहां आरजेडी, कांग्रेस पार्टी यहां पर उस ढंग से उतना बेहतर करते हुए नजर नहीं आ रही है जितने बेहतर की उम्मीद थी यहां पे कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस 12 सीटों पर, सीपीआई-एमएल 6 सीटों पर आगे है, सीपीआई 1 सीट पर, सीपीएम 1 सीट पे। हालांकि ये बिल्कुल रुझान शुरुआती रुझान है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें अभी खुली नहीं है कई जगहों पे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की जो काउंटिंग होगी वो जब सामने आएंगे तो और भी बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन 189 सीटों में जो आंकड़े सामने हैं उस आधार पर, और खासकर वोटर जब बैलेट पेपर की हम बात करते हैं तो जो ऐसी पार्टियां होती हैं, जेडीयू है, बीजेपी है, आरजेडी है, इनकी तरफ जो कर्मचारी हैं वो ज्यादा वोट देते हुए नजर आते हैं। क्या वही माना जाए? उस लिहाज से ये जो आंकड़े आ रहे हैं बिल्कुल सही है? राजीव, देखिए जो आगे आ रहा है वो तो खैर अभी तो सही है, और बैलेट पेपर का ही अभी तक इसमें ईवीएम का इसमें अभी तक एक भी मुझे लगता है नतीजा नहीं है, क्योंकि अभी चल ही रही होगी और जहाँ ईवीएम खुल भी गई है तो वहाँ इतनी जल्दी आना संभव नहीं है, तो बैलेट पेपर के ही ये आ रहे हैं। लेकिन बैलेट पेपर के नतीजों में भी अगर इंडिया गठबंधन 189 में से 101 पे है और एनडीए 84 पे है, तो ये एक ज़बरदस्त संकेत दिखाई पड़ता है, चूँकि बैलेट पेपर में पीछे ही जो है वो रहता है और एनडीए आगे रहता है राजीव जी, अब तक का जो रहा है देखने में आया है। लेकिन अगर ये जा रहा है तो इसका मतलब राजीव जी जो ओपीएस का मामला था, ओल्ड पेंशन स्कीम का, वो काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये साफ तौर पर यहाँ समझ में आता है। क्योंकि अधिकांश मतपत्र जो होते हैं वो कर्मचारियों के होते हैं, तो वो ओपीएस यहाँ काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये इससे समझा जा सकता है। और अगर ये काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो फिर नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए बहुत तगड़ा झटका जो है वो ईवीएम जब खुलेंगी तब लग सकता है, बशर्ते कोई गड़बड़ी चुनाव आयोग ना करे। ये चूँकि लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं। शक्ति सिंह यादव हैं जो हिलसा से विधायक रहे आरजेडी के और मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने सुबह ही ट्वीट किया कि 1 किलोमीटर दूर तक मतगणना स्थल से पूरी पुलिस छावनी बना दी गई है, और ये क्यों किया गया है ये साफ तौर पर समझा जा सकता है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। काउंटिंग चालू है, उसके लिए आप बिल्कुल व्यवस्था रखिए, उसी ढंग से व्यवस्था रखिए जिसकी जरूरत है, परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन जो पार्टियों के कार्यकर्ता है वो तो वहां पे जाएं, और लेकिन उनको भी अगर रोका जा रहा है तो ये गलत है। लेकिन शुरुआती दौर में ये जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, और इसमें भी मैथिली ठाकुर वहां अलीनगर से, दरभंगा से पीछे चल रही हैं लगातार। शुरुआती रुझानों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी यहां बनकर दिखाई दे रही है। 75 सीटों पर आरजेडी है, 99 और 86, और ये आंकड़े ऊपर नीचे होंगे, ये आप तय मानिए ऊपर नीचे होंगे। लेकिन जल्दी से फर्रा शाकिब जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रशांत टंडन जी आपके पास आऊंगा। फर्रा शाकिब जी, कैसे आप देखते हैं इसको? ये आंकड़े 98, 88, 10 का अंतर है, लेकिन कांटे की टक्कर कहेंगे। और ये शुरुआती 190 सीटों में से 243 सीटें टोटल है, 190 सीटों में 98 और 88। देखिए राजीव भाई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अमरेंदु भाई ने कही है कि अगर पोस्टल बैलेट में ये रुझान है, जो पोस्टल बैलेट आमतौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता है हर चुनाव में, तब पोस्टल बैलेट में अगर ये रुझान आपको दिखाई दे रहा है तो ईवीएम में रुझान बहुत ज्यादा तब्दील नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल यही रह जाएगा। फर्क थोड़ा बढ़ भी सकता है, फर्क और थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन 190 सीटों के रुझान में 97 सीटें महागठबंधन की तरफ हैं पोस्टल बैलेट में। ये इसका मतलब यह है कि तेजस्वी के मुद्दों ने काम किया है, चुनाव पोलराइज नहीं हुआ है। हिंदू मुसलमान का जो खेल इन्होंने योगी और हेमंता के मार्फत खेलना चाहा था वो कामयाब नहीं हुआ है। चुनाव मुद्दों पर रहा है, जनता ने अपने सवालों पर वोट किया है, ये बहुत स्पष्ट है। और अभी आप देखिए कि रुद्र भाई से मैं कहूंगा कि भाई थोड़ा सा ध्यान से डेटा डिस्प्ले करना है, क्योंकि एग्जिट पोल के बाद ये मेरा अपना फील्ड ऑब्जर्वेशन है कि डीबी लाइव पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है। और आज मुझे लगता है कि गोदी को छोड़ करके लोग डीबी लाइव देख रहे हैं, और मैंने एक झलक गोदी को देखा है, गोदी वहां 80 पार है बीजेपी। जब हम 39-41 पर हैं बीजेपी के लिए, तो गोदी ने वहां 80 पार करा दिया है बीजेपी को, और जनता दल यूनाइटेड अभी 25 तक भी नहीं पहुंची है। मतलब वहां भी ये खेल चल रहा है कि जेडीयू को पीछे रखना है और मालिक को आगे रखना है। तो इसलिए लोग हमको देख रहे हैं, हमको थोड़ा सा सतर्कता भी बरतनी है, डेटा एनालिसिस में भी सतर्कता बरतनी है, और बहुत ज्यादा मतलब एकदम से वो नहीं होना है। बहरहाल ये जरूर है। इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूं राजीव भाई, कि अगर पीके फैक्टर अगर अक्रॉस 3% वोट पाता है, 3% वोट पाता है, तो आप समझिए कि बीजेपी का आंकड़ा 50 के पार जाएगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर ने 5% वोट निकाल लिया इस पूरे चुनाव में, पीके ने अगर 5% वोट निकाल लिया, तो बीजेपी अंडर 50 रहेगी। ये आपको मैं लिख के दे रहा हूं, 50 के अंदर उसका नंबर रहेगा अगर प्रशांत किशोर ने 5% वोट अक्रॉस बिहार हासिल कर लिए तो।
देखिए सुनील सर भी जुड़ गए हैं, सुनील सर पटना में है, कल बड़ी मुलाकातें वगैरह हो रही थी उनकी पुराने साथियों से तो ये देखिए 69 और 44 ये, और अभी जो आप दिखा रहे हैं जो ट्रिकर्स चल रहे हैं मैथिली ठाकुर को लेकर के या तेजस्वी को लेकर के या मंगल पांडे को लेकर के, इसमें सच्चाई है इसमें, और ये ट्रेंड आप देखेंगे कि बना रहेगा। चनपटिया में मनीष कश्यप अभी पीछे जाएंगे, चनपटिया बड़ी वो सीट है, हालांकि जनसुराज ने मनीष कश्यप पे दांव लगाया है वहां, लेकिन अभी ये खेल पलट जाएगा। लेकिन आप देखिए कि सीवान में वही हमको लगता है ऑलमोस्ट फाइनल परिणाम में तब्दील होगा, ये जरूर है। जी बिल्कुल। राजीव भाई, सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इधर हमारे तमाम साथी बने हुए हैं। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। और अभी पहली बार इंडिया गठबंधन एनडीए से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 92 पे, एनडीए 97 पे, क्या कहेंगे आप? और बीजेपी आगे निकल गई है, देखिए 47 और 42, 47 बीजेपी, 42 जेडीयू। पिक्चर में आए हैं राजीव जी, और अभी तक पोस्टल बैलेट में चुनाव आयोग का, ज्ञानेश कुमार जी का कोई बहुत बड़ा उसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एसआईआर के बाहर भी है और ईवीएम के बाहर भी है। तो अब ये दोनों, अब जब ईवीएम खुलने के बाद ये दोनों चीजें आएंगी तो आंकड़ों में रद्द बदल होगा। लगभग 1 घंटे तक पोस्टल बैलेट में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी रही, ये बड़ी बात है। और ये फाइनली आप देखिएगा कि इसी रुझान जो हमारा एग्जिट पोल है उस तरफ ही जा सकता है। अगर ये जाएगा तो बीजेपी का बिहार की राजनीति में जो भूमिका है वो सीमित होगी। अब से कोई 15 मिनट बाद जो हमको रुझान मिलेंगे वो ईवीएम के रुझान होंगे, और ईवीएम के रुझान एक हमको दिशा दिखाएंगे कि क्या एसआईआर, क्या इलेक्शन कमीशन की पूरी व्यवस्था बीजेपी के पक्ष में रही, एनडीए के पक्ष में रही, या विपक्षी दल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इसको कोई रोकने में, कुछ करने में कामयाब हो पाए। और ये जो 9.5% से ज्यादा का जो इजाफा हुआ है मतदान प्रतिशत में, ये उसको कैसे रोक पा रहा है, ये हम अगले 10-15 मिनट में देखेंगे। जी राजीव जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, आप तक तमाम खबरें पहुंच रही हैं, आप पटना में हैं, आपसे जरा समझना चाहता हूं। देखिए यहां पर इंडिया गठबंधन अभी पिछड़ता हुआ, इंडिया 92, एनडीए 97, आरजेडी नंबर 1 पार्टी 69, 69 सीटें आरजेडी के पास, जेडीयू के पास में 41 और बीजेपी नंबर 2 48 सीटें। कैसे देखते हैं आप, चूंकि बिहार में पिछले लगातार पिछले दिनों बने हुए हैं आप? धन्यवाद राजीव जी, होना यही चाहिए। और आप राज्य के राजनीतिक स्पंदन का अंदाजा आप इससे लगाइए कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी पिछड़ी है, जबकि माना जाता है कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी को स्वीकार करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसमें भी लोगों ने नहीं दिया। और जो जंगल राज का नैरेटिव चलाती है बीजेपी, वह पोस्टल बैलेट को प्रभावित करती है, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। अभी एकदम शुरुआती रुझान है, अभी तो पोस्टल बैलेट ही चल रहे होंगे। अब मुझे लगता है कि आधे घंटे के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी, उसके बाद वास्तविक तस्वीरें साफ होने लगेंगी। अभी जो ये आप 94-95 का आप आंकड़ा दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भी एकदम शुरुआती है। अब जिन इलाकों में महागठबंधन को आगे होना चाहिए वहां महागठबंधन है। और जैसे सीमांचल की बात आप कर रहे थे, सीमांचल में जो आंकड़ा हम लोग कर रहे थे उसी अनुसार चल रहा है, लेकिन एआईएम को 2 सीटों पे जो बढ़त मिल रही है ये आश्चर्य हो रहा है। लेकिन ये पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट का मैं बहुत केवल आप शुरुआती रुझान कर सकते हैं, और यहाँ अपने दर्शकों के लिए ये कर सकते हैं कि मतगणना शुरू हो गई, हर जगह मतगणना चल रही है। इसके अलावा इस का कोई संदेश नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जनसुराज पार्टी का 2 जगहों पे आगे होना यह भी शुरुआती रुझान है। मेरा मानना यह है कि जनसुराज को ये सीट जीतने की स्थिति बनेगी नहीं, क्योंकि उसने कोई अपना इलेक्टोरल कॉलेजियम तैयार नहीं किया। ये देखिए अभी ये बराबर हो गया 95-95। जो मुख्य चैनल्स हैं वो तो हम ऐसा बता रहे हैं जैसे कि बस सरकार बन गई एनडीए की।
वो आरजेडी के है ही नहीं है। ये स्थिति है। तो एक केवल माहौल बनाने की स्थिति है ये। मेरा अपना ये मानना है कि मिथिलांचल और तिरहुत के इलाके को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी इलाके में गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है, और इन दो इलाकों में भी महागठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। आप सोचिए कि अभी जो महुआ से इनके तेज प्रताप का जो चुनाव चल रहा, शुरुआत में इनको पीछे किया गया, वो आगे चल रहा है। तो स्थितियां बदलेंगी। अभी जो हम लोग को रुझान मिल रहा है वह हम लोग के आकलन के अनुकूल ही है। जी जी, आकलन के अनुकूल है। ये जो रुझान हम लोग देख रहे हैं 95 195 सीटों में से 95 बटी हुई सीटें और 5 सीट अदर्स के खाते में। राघोपुर से तेजस्वी यादव लगातार आगे चल रहे हैं, अलीनगर से मैथिली ठाकुर लगातार पीछे चल रही हैं, और चनपटिया से जनसुराज के मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं। बीजेपी 47 सीटों पर आगे है, नंबर 2 की पार्टी, नंबर 1 की पार्टी आरजेडी 72 सीटों पर आगे है। कांग्रेस पार्टी से जितनी उम्मीद थी उतनी रुझानों में दिखाई अभी नहीं दे रही है, जबकि बैलेट पेपर के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की शुरुआत हो गई है। और रघुनाथपुर से अभी आपने देखा था कि ओसामा शाहाब जो हैं वो शहाबुद्दीन के बेटे वो आगे चल रहे हैं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी लगातार पीछे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं। राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, और मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। मोकामा सीट हाई प्रोफाइल सीट, यहां पर एक मर्डर के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई थी। सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे लगातार पीछे चल रहे हैं। तारापुर सीट बीजेपी के सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री नीतीश सरकार में पीछे चल रहे हैं, और तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। तो ये लगातार मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे आगे हैं, तारापुर सीट से बीजेपी के सम्राट चौधरी पीछे हैं ये। और अब एनडीए 91 और इंडिया गठबंधन 98। ये देखिए 91 98, आरजेडी 75, कांग्रेस पार्टी 12 और सीपीआई एमएल 5, सीपीआई 1, सीपीएम 1, बीआईपी 3, आईआईपी 1, ये लगातार। और इधर 43 बीजेपी, जेडीयू 40, एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी 5, जीतन राम मांझी की पार्टी 1, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2, आरएलएम। तो ये इधर आप देखिए 5 सीटों पर अदर्स है, और 100 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे, और 89 सीटों पर एनडीए आगे। लेकिन यहां पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं। राघोपुर की बात हम कर ही रहे हैं। आंचल मोकामा को भी हमने देखा, मोकामा में एक गंभीर वहां पर हत्या हो गई, उसके बाद मोकामा की सीट अलग, सीवान की सीटों को देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिया गठबंधन और एनडीए इन सबको देखा जाए तो अभी फिर से, अभी थोड़ी देर पहले इंडिया गठबंधन पीछे था, लेकिन अब फिर आगे है, और ये लगातार हम देख रहे हैं। कैसे आप देखती हैं 194 सीटें? जी बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, जितने मतदान के कई रिकॉर्ड टूटे थे इस बार, तो उससे ये साफ दिन नजर आ रहा था कि इस बार कुछ बड़ा होगा, चुनावों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। और वही जो है इस वक्त रुझानों में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन 100 सीटों पर है, वहीं एनडीए 89 सीटों पर, और अदर्स के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है रुझानों के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मौका है इंडिया गठबंधन के लिए, जो इस बार जनता ने उन्हें दिया है। रुझानों में तो यही साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार शायद जनता ने मन बनाया था कि वो जो सीएम नीतीश है उनको मतलब हटाना चाहती है कहीं ना कहीं, और तेजस्वी में उन्होंने भरोसा जताया है कि वो उनके वादों को पूरा करेंगे, जो भी वादे उन्होंने जनता से किए हैं। और वही रुझानों में भी देखने को मिल रहा है। और अब थोड़ी देर में, आपसे ठीक कुछ ही घंटों में ये नतीजे भी सामने आ ही जाएंगे कि किस तरीके के नतीजे आए हैं। क्या इंडिया जीतता है या एनडीए जीत जाता है, और आखिरकार सरकार ने, जनता ने किस पर भरोसा जताया है, किसको वो सरकार में लाना चाहती है। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश कुमार ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी देखने को मिलेगा। और बहुत ही कम वक्त बचा है अभी सिर्फ नतीजों के आने में। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम जनता तक वो नतीजे भी पहुंचाएंगे। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि 200 सीटों की अगर रुझानों की बात करें तो उसमें से 102 सीटें जो है इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं 93 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आखिर नतीजे क्या होंगे, क्या नतीजे इसी तरीके के निकल कर आते हैं? और अगर ऐसे आते हैं तो ये एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। बीजेपी की तरफ से लगातार इस तरीके के दावे किए जा रहे थे कि अब की बार सरकार दोबारा से ही जो है बीजेपी की बनेगी। लगातार अमित शाह कह रहे थे 160 सीटें बीजेपी जीत कर आएगी।
जीत कर आएगी, जबकि बीजेपी खुद 101 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन दावे तो इसी तरीके के किए जा रहे थे कि सरकार बीजेपी की बनेगी। तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के खाते में जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, अगर नतीजे भी उसी तरीके के आते हैं, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसका असर केंद्र की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, केंद्र की राजनीति पर बिल्कुल देखने को मिलेगा। कांटे की टक्कर चल रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच, और कांटे की टक्कर इधर इंडिया और एनडीए के बीच भी चल रही है। अमलेंदु जी, ये इन पिक्चर्स को और ये इन रुझानों को आप देखिए तो साफ समझ में आता है, लेकिन सम्राट चौधरी लगातार पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल राजीव, ये सम्राट चौधरी लगातार पीछे चल रहे हैं और जो सूचनाएं हैं ज़मीन से वो यही है कि वो लगातार पीछे ही रहेंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि बहुत जतन उन्होंने किए थे आगे रहने के, कई प्रत्याशियों के नामांकन जो थे उनके क्षेत्र में वापस हो गए, आखिरी समय में कुछ प्रत्याशी शामिल हो गए बीजेपी में, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिली। तो ये समझा जा सकता है राजीव जी कि किस तरीके से वहाँ सब किया गया और सम्राट चौधरी को किस तरीके से पेश किया बीजेपी ने। और जो आपको याद होगा कि जिस दिन घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था बीजेपी का, उस दिन सारे नेता चले गए थे, 7 सेकंड में ही 29 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी। नीतीश कुमार चले गए, लेकिन सम्राट चौधरी रुके रह गए थे और सम्राट चौधरी ने बाद में पत्रकारों से बातचीत की थी, तो ये बताने की कोशिश की गई कि सम्राट चौधरी जो है वो एक तरीके से एनडीए का चेहरा होंगे। और उसके बाद जब अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि सम्राट चौधरी को बहुत बड़ा आदमी बना देंगे। तो ये साफ संकेत देने की कोशिश की गई कि सम्राट चौधरी जो हैं वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। अब अगर सम्राट चौधरी हार जाते हैं और एनडीए जीत भी जाता है, तब भी राजीव जी आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की हार होगी अगर सम्राट चौधरी हार जाते हैं। लेकिन अभी तो जो आंकड़े आ रहे हैं और 200 सीटों के रुझान आ चुके हैं, और ये हम स्पष्ट कर दें कि अभी भी ये रुझान जो है इसमें ईवीएम शामिल नहीं है, ये मतपत्रों के ही रुझान हैं। तो 200 सीटों के रुझान में अगर 100 पे इंडिया गठबंधन आगे है और एनडीए 95 पर आगे है और 5 पे अदर्स आगे हैं, तो ये बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए एक सेटबैक हो सकता है। निश्चित तौर से ये समझ में आता है कि ये एनडीए के लिए सेटबैक है। मतपत्रों में बीजेपी का और एनडीए का पिछड़ना ये बताता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जादू जो कहा जाता है वो नहीं चला है, और यहाँ तेजस्वी यादव का जो ओपीएस का वादा था वो भी काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इधर एनडीए के अंदर ही जो है वो लुका छिपी का खेल कहिए या सांप सीढ़ी का खेल जो है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहा है। आप देखिए 95 पे एनडीए है और उन 95 में 43 पर बीजेपी और 44 पर जेडीयू, ये चल रहा है। एलजेपी आज जो है जिस वो 5 पे आगे चल रही है और इसकी संभावना ये है कि 5 पे ही शायद आखिर तक ये रहेगी, हो सकता है और कम हो जाए। हम जो है जो अभी सुबह उन्होंने ट्वीट किया जीतनराम मांझी ने कि सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट जो है वो हम का होगा, तो सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट यहाँ दिख रहा है कि मतपत्रों में हम जो है 6 में से 1 पर ही आगे चल रही है। आरएलएम जो है उपेंद्र कुशवाहा की, उनका स्ट्राइक रेट हम के मुकाबले ज़्यादा अच्छा समझा जा सकता है। 6 में से 2 पे जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आगे चलती दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो अली नगर को जानकी नगर और सीता नगर बनाने वाली मैथिली ठाकुर जो हैं वो पीछे चल रही हैं, तो ये मोदी जी के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही रहता है आगे तो ये मोदी जी की सीधी सीधी हार माना जाएगा। क्योंकि मैथिली ठाकुर तो बेचारी, उनको राजनीति की समझ भी नहीं है और जाने क्या से क्या बोल रही थी, पाग जो है उसमें रख के मखाना खा रही थी और फिर जाने क्या क्या बयान दे रही थी। तो उनकी हार जीत तो कुछ नहीं है, वहाँ हार जीत जो है वो नरेंद्र मोदी की होगी। तो वहाँ से ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वहाँ पीछे है। लेकिन मोकामा से अगर जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ जनता दल यू और बीजेपी ध्रुवीकरण करने में अच्छे तरीके से कामयाब हो गए हैं और एक माफिया डॉन की बादशाहत जो है वो बरकरार वहाँ रहेगी। मोदी जी जो है कट्टा लेकर घूमते रहे पूरे चुनाव में, जुबान से चलाते रहे और सिक्सर चलाते रहे, गोली चलाते रहे, और मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं AK-47 वाले। तो ये देखा जा सकता है। मंगल पांडे जो है वो पीछे चल रहे हैं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं। विजय सिन्हा का क्या है अभी हम लोग देखेंगे। राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहले चरण के बाद, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री हार रहे हैं। तो देखना राजीव शुक्ला शाम तक कितने सच साबित होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर 100 और 96 यानी 100 और 96 सीटें यहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए और आरजेडी 13, कांग्रेस पार्टी 16 सीटों पर आप देखिए, और सीपीआई एमएल 5 सीटें, सीपीआई एमएल और सीपीएम इन सब के बीच अब 98 बिल्कुल कांटे का मुकाबला
मुकाबला है। और यहां जरा आना चाहता हूं जल्दी से शाकिब जी कुछ कह रहे हैं। शाकिब जी जरा ये बताइए कि सीपीआई एमएल माले का प्रदर्शन उतना अच्छा शुरुआती रुझानों में नहीं दिखाई दे रहा, क्या कारण है? देखिए राजीव भाई, माले 15+ जा रही है सीट, आप लिख करके रख लीजिए इसको। माले का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर रहेगा, अब समझ में आ गया है मुझे। कांग्रेस 60 सीटें लड़ करके 16 पे अभी पोस्टल बैलेट में है और माले ने 20 सीटें लड़ी है, 19-20 सीटें लड़ करके 5 पर वो आगे है। तो निश्चित रूप से माले अच्छा करने जा रही है, कांग्रेस के बराबर रहेगी अगर कांग्रेस से ज्यादा नहीं गई तो। और अगर महागठबंधन की सरकार इस बार चूकी तो फिर ये कांग्रेस की वजह से होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और अभी अमलेंदु भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने भी यही कहा कि देखिए पोस्टल बैलेट में आमतौर पर बीजेपी को स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन अगर पोस्टल बैलेट के रुझान ये रहे हैं तो ईवीएम के रुझान इससे बहुत ज्यादा अलग या बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होने वाले हैं। निश्चित रूप से गोदी की हम बात नहीं कर रहे हैं, गोदी पे तो बहुमत मिल गया है एनडीए को, गोदी में 150 पार हो गया है एनडीए, कई चैनलों पर 150 पार एनडीए चला गया है और अभी महागठबंधन 70-72 के आसपास आया है सब मिला करके। तो सीमांचल एक बड़ा फैक्टर है। सीमांचल में पिछले बार की तुलना में जब आप देखिए कि 14 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है, एमआईएम 2 पर है, मुझे लगता है कि एक आध और अगर कहीं एमआईएम का खाता खुलेगा तो मुझे लगता है अमौर से ज्यादा 22 की सीट है, वहां खुल सकता है। जनसुराज का भी उधर ही कहीं खाता खुलेगा सीमांचल इलाके में ही। बाकी इन्होंने मिथिलांचल में, जैसा सुनील शुक्ला सर कह रहे थे कि मिथिलांचल में अच्छी फाइट दी है महागठबंधन ने, जबकि मिथिलांचल और चंपारण का जो इलाका है आमतौर पर एनडीए का गढ़ माना जाता है, वहां अच्छी फाइट दिया है महागठबंधन ने। राघोपुर से देखिए तेजस्वी यादव ने लगातार बढ़त बना रखी है, एक बार भी ट्रेंड में राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे नहीं दिखाई दिए हैं। और अभी जाकर के मुझे लगता है कि 1 घंटा 19 मिनट की काउंटिंग के बाद ये दूसरा मौका है जब एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, मतलब इंडिया 96 और एनडीए 100। अभी 1 घंटा 15 घंटे के ट्रेंड में लगभग ऑलमोस्ट महागठबंधन आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह ट्रेंड अभी 10 बजे तक और तस्वीर साफ हो जाएगी, जब ईवीएम के रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग और बातचीत कर पाएंगे। जी राजीव भाई, आप सही कह रहे हैं, ईवीएम के जब रुझान आएंगे तो जरा इस बीच रुझानों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रुझानों में। बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंची, बीजेपी तीसरे नंबर पर 43 सीटों के साथ और जेडीयू 49 सीटों के साथ दूसरे नंबर पे है जेडीयू, फिर दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पर आरजेडी और बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी। यहां कांग्रेस 16 और सीपीआईएमएल 5, जबकि फर्रा शाकिब का कहना है कि सीपीआईएमएल कम से कम 15 सीटें जीतेगी और रुझानों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी यहां दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन 96 और एनडीए रुझानों में एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन यहां पर अभी इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं। 201 सीटों में से के रुझान यहां सामने हैं, 243 में से 201 और उसके उन रुझानों में आप देखिए 67 और इधर 49। बीजेपी और जेडीयू मिलकर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और यहां इन दोनों का, और इस साइड दूसरे खेमे में देखिए तो कांग्रेस पार्टी जो 60 सीटों पर चुनाव लड़ी है, 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट और जो खुलकर यहां पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए वो बंटवारा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी यहां पर कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीद थी उन उम्मीदों पर कांग्रेस पार्टी यहां खरी नहीं उतरती दिखाई दे रही है। रुझानों में शुरुआती रुझान है, अभी 1 घंटा और 20 मिनट का समय बीता है और इन शुरुआती रुझानों में कौन आगे कौन पीछे हम बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। और रुझानों में यहां पर 103 सीटों के साथ एनडीए आगे है, इंडिया गठबंधन 94 सीटों के आगे साथ है और ये लगातार चलता रहेगा अप एंड डाउन। आप बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, बिहार का चुनाव इतनी आसानी से किसी भी खेमे में नहीं जाने वाला, किसी भी पक्ष में नहीं जाने वाला। बिहार का चुनाव बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव भी है, दिल्ली के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जेडीयू फिर से दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। यहां पर जेडीयू नंबर 2, नंबर 3 पर बीजेपी, नंबर 1 पर आरजेडी 67 सीट्स, आरजेडी 142 सीटों पर, 143 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा इस बार और 142 सीटों पर चुनाव लड़के आरजेडी कितनी सीटें जीत कर लाती है ये देखना होगा। और इन सब के बीच आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीएम और वीआईपी ये तमाम दल कहां पहुंचते हैं। इंडिया गठबंधन यहां पिछड़ते हुए एक
अच्छी लीड से आगे बढ़ते हुए एनडीए यहां पर, और बीजेपी 49, जेडीयू 50 और एलजेपीआर 4, एचएएम 1 और आरएलएम 2 यहां पर। तो आरजेडी यहां पर पिछड़ते हुए जेडीयू फिर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जेडीयू से जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे ज्यादा यहां पर जेडीयू एक सिंपैथी वोट यहां दिखाई दे रहा है। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी के पास। प्रशांत जी, क्या जेडीयू के साथ वो सिंपैथी है, ये जो दिखाई दे रहा है वो अब यहां पर एनडीए 106 सीटों पे आगे है? प्रशांत जी अनम्यूट। नहीं, या तो जी ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी तो एनडीए यहाँ पे आगे दिखाई दे रही है, लेकिन गोदी मीडिया में वो शुरू से आगे है, सरकार भी बना चुके हैं वो रुझानों के मुताबिक। उसके बावजूद स्टॉक मार्केट 300 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारा खेल एग्जिट पोल और रुझानों का स्टॉक मार्केट के लिए भी होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट को गोदी मीडिया के रुझान भी उठा नहीं पाए जो कि एनडीए के पक्ष में दिए गए। तो अब इसका असर हमको अगले आधे घंटे 1 घंटे में दिखाई देगा कि अगर स्टॉक मार्केट को ऊपर नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है। दूसरी बात कि अब मुझे लगता है कि 9:23 हो गया है, तो इसमें कुछ अब ईवीएम के रुझान भी आना शुरू हो गए होंगे। तो अब ये हमारे पास जो ट्रेंड है वो बैलेट पेपर ईवीएम का, शुरुआती ईवीएम का और बैलेट पेपर का मिक्स है, और यहाँ से अब इलेक्शन कमीशन पिक्चर में है, इसको हमको नहीं भूलना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड हैं वो लगातार बने हुए हैं, जैसे कि बीजेपी लगातार नुकसान हो रहा है या जेडीयू को उसका फायदा हो रहा है कि उनको सिंपैथी वोट मिल रहा है। बिल्कुल, हम लोग जब बिहार में घूम भी रहे थे तो हमने भी तब भी देखा था कि ज्यादा गुस्सा केंद्र सरकार के प्रति था बिहार के लोगों का। नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी तो थी, लेकिन नीतीश कुमार को वो बहुत सजा देना नहीं चाहते थे, बहुत खराब नहीं बोल रहे थे। और यही बात हमने राजीव जी राजस्थान में नोटिस की थी कि राजस्थान में सरकार तो बदलना चाहते थे वो, लेकिन अशोक गहलोत को अच्छा मुख्यमंत्री मानते थे जी। ये वहां की जनता भी यही कह रही थी। तो ऐसा ही कुछ ट्रेंड जो है वो हमको बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता सत्ता से हटाना चाहती है, लेकिन पनिश नहीं करना चाहती है, उनको सम्मानजनक तरीके से रखना चाहती है। ये ट्रेंड अभी तक जो यही कह रहे हैं, आगे देखते हैं। जी बिल्कुल, आगे क्या होता है ये देखते हैं। जल्दी से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, फिर शकील अख्तर जी आपके पास। सुनील जी, ये पहली दफा देख रहे हैं हम कि अब जब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुल गई हैं, एनडीए 111 पे, 89 पे इंडिया, क्या अभी भी आप कहेंगे मतलब उसके डेटा हम लोगों को नहीं मिल रहे होंगे कहीं भी? पहले अभी मैक्सिमम जगह पे फर्स्ट राउंड की काउंटिंग चल रही है, पहले मैक्सिमम जगहों पे 2-1 जगह ही है जहां सेकंड राउंड की काउंटिंग चल रही है, बाकी मैक्सिमम जगह पे फर्स्ट राउंड की काउंटिंग। वही एकदम ये शुरुआती रुझान है। ये जरूर है कि महागठबंधन में जो कांग्रेस है उसका परफॉर्मेंस उतना उत्साहवर्धक नहीं दिख रहा है, और महागठबंधन के अगर एनडीए की तुलना में बात करें तो एनडीए में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों मजबूती से लड़ रहे हैं, बाकी उनके सहयोगियों की कोई ताकत नहीं है। और यहाँ महागठबंधन में जो उपलब्धियां दिख रही हैं वो माले की और आरजेडी की। माले का परफॉर्मेंस मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहेगा, उसका स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार होगा। लेकिन वो सीटें ही लड़ी है 20, तो अगर सभी जीत जाएगा तभी 20 सीट मिलेगी। लेकिन कांग्रेस से जो उम्मीद की जा रही थी, कांग्रेस उस तरह की उपलब्धियां हासिल करती हुई दिख नहीं रही, उसके ज्यादातर उम्मीदवार पीछे चल रहा है। और अब अगर उनको बैलेट पेपर में भी, बैलेट वोटिंग में भी अगर उनको बढ़त नहीं हासिल हुई तो यह महागठबंधन के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और केवल अपने बूते आरजेडी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी या बहुत लॉजिकल लगता नहीं है। कांग्रेस को अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एनडीए के 2 गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, दोनों के दोनों, बीजेपी भी और जेडीयू भी। जो उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी का, पर हालांकि अभी भी बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन दोनों मिल करके महागठबंधन की तुलना में
अकेले एक महागठबंधन की आवश्यकता इसीलिए थी कि सभी दल जो भी गठबंधन में है वो अपना परफॉर्मेंस ठीक दिखावे। आप एनडीए को देखिए, एनडीए में एलजेपी 29 सीट लड़ी है, क्या स्थिति है उसकी। 6 सीटें लड़ी है उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी साहब, उनकी क्या स्थिति है। अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि कुशवाहा जी की श्रीमती जी जो सासाराम से लड़ रही थी उनकी क्या वो आगे है कि पीछे, अभी अकाउंट नहीं दिखाई पड़ा हमें कहीं। तो उनके यहाँ भी कम से कम 3 पार्टियां ऐसी हैं जो जिनका परफॉर्मेंस अपेक्षा के अनुकूल नहीं है या जो चाह रहे थे। हालांकि मेरी निजी राय थी जब मैं घूम रहा था कि एलजेपी और मांझी जी और कुशवाहा साहब का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस हम लोग उम्मीद किए हुए थे। राजेश राम शुरुआती समय में तो आगे चल रहे थे, इस समय क्या है मैं देख नहीं पाया उसको। तो कांग्रेस अगर पिछड़ती है तो यह महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। लेकिन अभी भी मेरा मानना यह है कि शुरुआती रुझान है और कम से कम 5 चक्र की मतगणना हो जाए तो आप एक ट्रेंड कर सकते हैं और उम्मीदवारों की बढ़त कम से कम 5000 से ज्यादा हो जाए। विधानसभा के चुनाव में आमतौर 5000 की लीड को पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 5000 की लीड को अगर आप कम करना चाहते हैं तो निकटतम प्रतिद्वंदी को 10 जरूर चाहिए। तो हालांकि मतदान बड़े बड़े पैमाने पर हुआ है, कुछ भी स्थिति हो सकती है, लेकिन यह कि 5 चक्र की मतगणना के बाद ही आप किसी ट्रेंड को सेट होता हुआ देख सकते हैं। अब लगातार एनडीए ने अपनी बढ़त बनाई हुई है, हम लोगों के पास भी, और इंडिया पीछे की तरफ जा रहा है। इसमें कांग्रेस की भूमिका है। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। जी, तारापुर से ये देखिए, दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। ये वही क्षेत्र है, आप याद कीजिए, वही विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आए थे लालू प्रसाद यादव आए थे। सिवान से अवध बिहारी पीछे चल रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं, और दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। और इस बीच एनडीए 121 सीटों पर रुझानों में एनडीए आगे है। 56 सीटें बीजेपी के खाते में, जेडीयू के खाते में 58 सीटें, एलजेपीआर के खाते में 4, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में 1, आरएलएम के खाते में 2। यहां पर बहुत ही शानदार कमबैक करते हुए, प्रदर्शन करते हुए जेडीयू यहां पर नजर आ रहा है। और जनता दल यूनाइटेड, जिसकी बात हो रही थी कि नीतीश बाबू की पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन नीतीश बाबू यहां पर बिल्कुल नंबर 2 की पार्टी। अब देखिए यहां पर आरजेडी और जेडीयू बिल्कुल बराबरी पर हैं, दोनों बराबर पे हैं, बराबरी के साथ जेडीयू और आरजेडी। तो एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए जेडीयू यहां पे, और इंडिया गठबंधन 83-83। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल पीछे चल रहे हैं, दानापुर आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं, और सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं, सिवान से मंगल पांडे पीछे हैं। अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो आरजेडी के आगे चल रहे हैं यहाँ पे, और तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, और ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 83 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 124 सीटों पर यहां एनडीए आगे है, 212 सीटों में से 124 पर। और आरजेडी का प्रदर्शन जितना अच्छा होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी, सीपीआई एमएल, सीपीआई, इन रुझानों में पहले चरण के रुझान में जो चल रहा है, ईवीएम की काउंटिंग चल रही है, उसमें यहां एक लंबे अंतर से पिछड़ता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है, लंबे अंतर से पिछड़ता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। और यहां एनडीए 124, इंडिया यहां 80 सीटों पे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो डीबी लाइव के जो एक कमेंट बॉक्स में जो चल रहा है, यहाँ पे रुझान जो चल रहे हैं, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया है। इसमें सवाल यही पूछा गया कि बिहार में किसकी सरकार। महागठबंधन को 82% लोगों ने कहा है कि, और पहले नंबर की पार्टी यहाँ बनती हुई जेडीयू, दूसरे नंबर की पार्टी में दोनों शेयर साझा करते हुए बीजेपी और आरजेडी दोनों साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये रिजल्ट किस दिशा में जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ये एक तरफा और 150-160 सीटें अगर एनडीए के खाते में जाती हैं तो यह सोचने वाली बात होगी इंडिया गठबंधन को, सोचने वाली बात होगी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी कि क्या इस हिसाब से अब वो चुनाव जीत पाएंगे जिस ढंग से चुनाव
की प्रक्रिया चुनाव आयोग करवा रहा है? ये एक बड़ा सवाल होगा। आते हैं जरा अपने तमाम साथियों के बीच, और ये खबरें चलती रहेंगी, हाँ, अप एंड डाउन चलता रहेगा, इसलिए निराश मत होइए, अभी बने रहिए आखिरी तक। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप? स्वागत है आपका। धन्यवाद राजीव जी। रुझान जिस तरह के दिखाई दे रहे हैं उसमें इनकी बजाय हम निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है उस पर अगर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। यद्यपि बहुत जल्दी अभी पहले चरण की गिनती मशीनों की अब शुरू हुई है, और ये रुझान अगर है और ये आगे अगर 10:30 11 बजे तक बना रहा, 12 बजे तक बना रहा, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को बड़ा झटका होगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनके पूरे गठबंधन के लिए सिर जोड़कर बैठने का सबब होगा कि आखिर चुनाव में और क्या कमी रही। थोड़ा सा चुनाव की परिस्थितियों पर बात कर लें कि ये बिहार का विधानसभा चुनाव किन किन परिस्थितियों में, किन सवालों के साये में हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा सवाल था वोट चोरी का। राहुल गांधी ने अगस्त से जब से वोट चोरी का खुलासा करना शुरू किया, उसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग संदेह के घेरे में आया। उसे बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने पूरी ताकत लगा दी। ऐन मतदान के दूसरे चरण के पहले राहुल गांधी ने फिर एक खुलासा किया। एक तो ये था, दूसरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार घटती हुई स्वीकार्यता के साये में। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यद्यपि वे हरियाणा और महाराष्ट्र इत्यादि जीत चुके, इसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका के राष्ट्रपति के एक तरफा सीज फायर के ऐलान और तमाम सारे कारणों के बीच में ब्रांड नरेंद्र मोदी भी धीरे धीरे दरक रहा। इसलिए उसे उठाने के लिए, उसे फिर से जिलाने के लिए इस चुनाव में जीतना बहुत जरूरी था। अब उसे जीतने के लिए हम मशीनरी, चुनाव मुजरा इत्यादि से शुरू होकर अमित शाह के घुसपैठिए वाले राग भैरवी तक। आश्चर्यजनक है, बिहार की जनता ने अगर इतने सारे सवालों के जवाब इस बात में ढूंढे हो कि जो प्रधानमंत्री कट्टा छर्रा जैसी भाषा बोलता हो, चुनाव आयोग 65 लाख लोगों के नाम काटने पर तैयार आमादा बैठा हो, घुसपैठियों का राग पूरी पार्टी अलापती रही हो, खुद सत्ता में बैठे हैं 11 साल से, 100 नाम घुसपैठियों के नहीं निकाल पाए बिहार में। इसके बावजूद अगर ये फैसला है तो बिहार की जनता के इस फैसले को देश को मानना पड़ेगा, लेकिन बिहार की जनता को भी सोचना पड़ेगा। फिर वो कल रोजगार न मांगे, कल वो स्कूल अस्पताल न मांगे, कानून व्यवस्था न मांगे, ये उस जनता के ऊपर है। फिर भी मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि ये शुरुआती रुझान है, और आमतौर पर जब इतने रुझान आगे आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा परिवर्तन उनमें नहीं होता है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की भूमिका पर भी बात कर लेना जरूरी। कांग्रेस के पास बिहार में वर्षों से सूखा, पिछले 2 चुनाव में वो 17 और 23 सीटों पर, और उससे पहले के 2 विधानसभा चुनाव में तो 1 अंक पर थी जब अकेले लड़ती थी। अब राजद के साथ लड़ते हुए 2 अंकों में आई। इस बार सीट बंटवारे में कांग्रेस की तरफ से क्या लापरवाही हुई या कोई दबाव था कि उसने बहुत सारी ऐसी सीटें अपने हिस्से में ले ली जो हारी हुई थी, या उसके पास कोई दमदार प्रत्याशी नहीं। ऐसे प्रत्याशी भी टिकट पा गए जो चंद रोज पहले तक भारतीय जनता पार्टी या उसके घटक दलों और सहयोगी दलों के साथ खड़े थे, जिनकी टाइमलाइन राहुल गांधी और कांग्रेस को कोसने से भरी पड़ी थी, उनको भी टिकट मिल गए। ठीक है, जीतने योग्य मानकर उनको टिकट दिए गए हो। अब नतीजों के बाद ये देखना होगा कि उनमें से कितने लोग चुनाव जीते जिन्हें जीतने लायक मानकर आपने तब भी टिकट दे दिया कि वे चंद रोज पहले तक दूसरे पाले में थे। उनकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स में अमित शाह, नरेंद्र मोदी आज भी मिल जाएंगे, हो सकता है अगर हम सर्च करेंगे तो, कुछ दिनों पहले की। अब बचे और 2-3 फैक्टर, जिसमें जनसुराज है, प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी हैं। इन सब की भूमिका आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगी। क्या सचमुच में ये जो दावे किए गए थे, प्रशांत किशोर ने कहा वे राजनीति छोड़ देंगे अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आई, शायद ऐसा ही कोई दावा किया था, तो उन्हें तो आज राजनीति छोड़ने का सुअवसर मिलने वाला है, ऐसा लगता है इन आंकड़ों को देखकर। अभी देखिए, बात करते करते तालिका फिर ये
तराजू के दोनों पलड़ रहे, फिर लगभग बराबरी की ओर, लगभग बराबरी की ओर। बड़ी मजेदार बात हो रही है जी। मैं अभी चुनाव आयोग को देख रहा था कि वो क्या नतीजे दे रहा है। 243 में से 78 के उन्होंने दिए रुझान। 78 के रुझान में जो अधिकांश हैं वो पहले और दूसरे राउंड वाले हैं, उनमें एनडीए जीत रहा है। और जिन सीटों का तीसरे राउंड का रुझान दिया हुआ है, एक को छोड़कर सब में इंडिया गठबंधन आगे है। बिल्कुल वही, मैं भी उतनी देर से मैं भी वही देख रहा था। अब 95 हैं, टोटल 95 हैं, जिसमें शुरुआत में तो 3-4 आरजेडी का था, अब 20 सीटें आरजेडी को दिखा रहा है और एलजेपी-आर को 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें। लेकिन वो आप बिल्कुल सही, सेकंड से थर्ड में आते आते सब में आगे है, सब में इंडिया गठबंधन यहाँ आगे दिखाई दे रहा है। वो उन रुझानों में जो चुनाव आयोग की सीट का जो साइट है वहां पे। लेकिन चलिए, ये अभी चूंकि कई जगह 25 राउंड की काउंटिंग होनी है, तो थोड़ा मोड़ा नहीं। बिहार विधानसभा में चुनाव में कांटे की टक्कर, यहां पे आप देख लीजिए, ईवीएम के पहले दौर की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। लगभग हर जगह पहले दौर की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। रुझानों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 76 सीटों के साथ, और बिहार विधानसभा चुनाव में ये कांटे की टक्कर आप देख रहे हैं। 103 सीटें इंडिया गठबंधन, 105 सीटें एनडीए के खाते में। 213 में से 243 सीटें टोटल हैं, 213 में से 103, 105 और 5 सीटें अदर्स के खाते में। यहां पर अब 105 इंडिया और 103 एनडीए है यहां पे। और आरजेडी 76, आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 16, सीपीआईएमएल 7, सीपीआई 1, सीपीएम 1 और 3, वीआईपी 1, आईआईपी। और इधर बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर, लगभग नहीं पूरे ही बराबर, 48, एलजेपी-आर 4, एचएएम 1 और आरएलएम 2, ये पूरा है। और 5 सीटें अदर्स के खाते में हैं। यहां रुझानों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार विधानसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त कांटे की टक्कर है। ईवीएम के पहले दौर की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और ये लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहां जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों में कौन आगे कौन पीछे है, ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला यहां पे, कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई यहां नजर आ रही है। लेकिन आरजेडी अब 80 सीटों के साथ नंबर 1 की पार्टी आरजेडी यहां पे, और जेडीयू और बीजेपी जो है वो 53 और 52, और इसके साथ 109, 112, 226 सीटों के रुझान हैं। आराधना जी राजीव जी, अगर देखा जाए तो ये जो रुझान है वो लगातार बदलते जा रहे हैं, जिससे साफ है कि बहुत कांटे की टक्कर बनी हुई है। अभी तो सारी सीटों पे आंकड़े रुझान सामने निकलकर नहीं आए हैं, अभी महज 228 सीटों के ये रुझान दिखाई दे रहे हैं हमें। और इनमें ही हम साफ देख रहे हैं कि कभी महागठबंधन आगे है, कभी एनडीए आगे है। और फिलहाल जो आंकड़ा है उसमें बहुत फासला नहीं है। 116 एनडीए के पास और महागठबंधन के पास 109 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। और सबसे खास बात कि आरजेडी 80 सीटों के साथ लीड लिए हुए है। यानी आप देखिए, सभी पार्टियों के जो आंकड़े हैं, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, हाँ कांग्रेस थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी अपना वो लीड बनाए हुए है। शुरुआत से आरजेडी सबसे आगे बनी हुई है। हाँ बीच में जरूर थोड़े ऊपर नीचे आंकड़े हुए, लेकिन अभी फिलहाल आरजेडी सबसे आगे 80 सीटों के साथ बनी हुई है। वहीं जेडीयू और बीजेपी में लगातार एक सीट का फासला, कभी बराबरी पर, कभी आगे पीछे ऐसे नजर आ रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में भी एक आंतरिक तौर पर जो तनाव दिखाई दे रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं नाराज बताए जा रहे थे, और इस तरह की जो चीजें सीएम पद को लेकर अभी तक घोषणा नहीं की गई है, तो वो जो खींचतान वहां दिखाई दे रही थी, वो कहीं ना कहीं यहां पर भी थोड़ा ऊपर नीचे दिखाई दे ही रहा है बीजेपी और जेडीयू में। तो देखा जाए तो फिलहाल हालात बहुत ही दिलचस्प बने हुए हैं, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जिस तरह लगातार ये आंकड़े बदल रहे हैं, महागठबंधन के पास अब 113 सीटों पर बढ़त हो गई है, वहीं एनडीए 118 सीटों पर आगे है। आप देख रहे हैं ऊपर चल रहा है, सिवान से मंगल पांडे पीछे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव लगातार आगे बने हुए हैं, जो बता रहा है कि युवाओं में, बिहार की जनता में तेजस्वी यादव को लेकर कितना क्रेज है, लोग कितना उन्हें फॉलो कर रहे हैं और उनकी बातों से कितने प्रभावित है, उन पर कितना भरोसा कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। लगातार राघोपुर से तेजस्वी आगे है और तारापुर से सम्राट चौधरी
पीछे है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी का सीएम फेस भी उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा था कुछ टाइम तक। तो ऐसे में सम्राट चौधरी का लगातार पीछे रहना कई बड़े सवाल खड़े करता है और कई बड़े संकेत भी देता है। और आप देख सकते हैं कि ईवीएम के पहले दौर की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। अब देखते हैं कि आगे ये रुझान किस दिशा में जाते हैं, आगे क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, इन सबको अभी देखना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए यहाँ इंडिया गठबंधन 113 सीटों के साथ और एनडीए 118 सीटों के साथ। और आंचल, इन आंकड़ों को देखिए जरा, बताइए ये जो आंकड़े हैं ये क्या कहते हैं। यहाँ बीजेपी और जेडीयू के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर, इस बीच आप ब्रेकिंग न्यूज देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल, इंडिया और एनडीए की बात करें तो 113 पर इंडिया दिखाई दे रही है रुझानों के हिसाब से, वहीं एनडीए 118 पर है। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। हम पहले से लगातार कहते आ रहे हैं कि जो बिहार चुनाव में फाइट देखी जा रही थी, काफी टाइट है ये फाइट। और बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो 56 पर बीजेपी दिखाई दे रही है, जेडीयू 54 पर है। दोनों के बीच में भी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है और ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी की सीटें ज्यादा आती है अगर नतीजों में, या जेडीयू की सीटें ज्यादा आती है। और अगर जेडीयू आगे निकलता है बीजेपी से तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार, जिनको अभी तक सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है, वो जरूर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे बीजेपी पर। और अगर सीटें जेडीयू के पास ज्यादा रहती है तो ये उनका पैतरा जो है काम भी आएगा। और अगर बीजेपी जेडीयू की बात नहीं मानती है तो उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं जो बीजेपी पर भारी पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का रुख देखना होगा कि आखिर इस चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी क्या रुख अपनाती है। और जिस तरीके से अभी इंडिया और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि सिवान से आरजेडी के अवध बिहार चौधरी 191 वोट से पीछे चल रहे हैं। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला 2157 वोटों से आगे चल रही है। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा 69 वोटों से पीछे चल रहे हैं। विजय सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री भी है, वहीं अगर बात की जाए सिवान से आरजेडी के अवध बिहार चौधरी की, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ब्रेकिंग लगातार पहुंचा रहे हैं और आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा 79 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री भी हैं। और अगर ये रुझान जो आ रहे हैं ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसका असर आपको दिल्ली तक देखने को मिलेगा, केंद्र तक देखने को मिलेगा। और ये बीजेपी नहीं बल्कि पीएम मोदी और अमित शाह के लिए भी झटका होगा, क्योंकि लगातार पीएम मोदी और अमित शाह बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसका असर दिखाई भी दे रहा था। किस तरीके से वो कट्टा की बात कर रहे थे, उसका असर भी अब बिहार में वोटों पर दिखाई दे रहा है, रुझानों में दिखाई दे रहा है। और अब देखना होगा कि आखिर बाजी कौन मारता है, इंडिया जीतता है या एनडीए, क्योंकि दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। बहुत कड़ा मुकाबला है। यहां देखिए लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला 2157 वोटों से आगे चल रही हैं। शिवानी शुक्ला। लखीसराय से विजय सिन्हा, आप जानते हैं उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा के बारे में लगातार कहा जा रहा था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विजय सिन्हा यहां पिछड़ते हुए नजर आएंगे। और विजय सिन्हा यहां 79 वोटों से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी पीछा करते हुए वो अब नजर आ रहे हैं, ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिवान से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी हैं, इसको जरा ठीक कर लीजिए, बिहार नहीं बल्कि बिहारी हैं। अवध बिहारी चौधरी वो सिवान से पीछे चल रहे हैं। और लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पीछे हैं। सिवान से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी पीछे चल रहे हैं, 151 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला आगे चल रही हैं, आरजेडी की शिवानी शुक्ला आगे चल रही हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। इस बीच आप देखिए इंडिया और एनडीए के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है, दोनों के बीच कांटे की टक्कर। एक तरफ इंडिया गठबंधन ट्रेल करता हुआ, लेकिन मात्र 2 सीटों से ट्रेल करता हुआ, और इंडिया गठबंधन का साथ देता हुआ जो 2-3 दल हैं जिनको साथ देना चाहिए था वो उतना साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सीपीआई-एमएल अब 9 सीटों पे है, सीपीआई 1 पे है, सीपीएम 1 पे है, वीआईपी 3 पे लगातार बनी हुई है और 1 सीट पर आईआईपी है। आईआईपी खुद उसके मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा कुनबा क्या नैया पार लगाएगा ये देखना दिलचस्प होगा आज, क्योंकि आरजेडी अपना परफॉर्मेंस जो करना था वो कर रही है। आरजेडी की तरफ से परफॉर्मेंस शानदार है। 81 सीटें हैं, हालांकि 142 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी और उसमें से 81 सीटें अभी लीड पे है। कांग्रेस पार्टी पिछली दफा भी 19 सीटें जीत के आई थी, आप याद कीजिए 73 सीटों पर 2020 में कांग्रेस पार्टी लड़ी थी और 19 सीटें जीत के आई थी। इस बार कांग्रेस पार्टी
पार्टी 60 सीटों पर लड़ी है, कुछ जगहों पर 10 सीटें तो ऐसी हैं, 8 सीटें जहां फ्रेंडली फाइट है। तो 60 सीटों में से क्या इस बार कांग्रेस अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएगी? क्या राहुल गांधी का जादू चलेगा? ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उधर बीजेपी और जेडीयू के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। जो साथी निराश बैठे हैं, निराश मत होइए, देखते जाइए कि आगे क्या क्या होता है। पहले राउंड की वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खुल चुकी है और वहां काउंटिंग चल रही है। पहले राउंड की काउंटिंग में रीतलाल यादव, जिनके लिए लालू प्रसाद यादव गए थे दानापुर वोट मांगने, सड़कों पे रोड शो उन्होंने किया था, वो आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप पहले राउंड में 800 के लगभग वोटों से आगे हैं। दानापुर में 7,939 वोटों से आगे रीतलाल। महुआ सीट पर तीसरे नंबर पर तेज प्रताप। महुआ सीट पर तीसरे नंबर पर तेज प्रताप। और अभी तक पहले राउंड में तेज प्रताप को मात्र 781 वोट मिले हैं। दानापुर की बात हम कर रहे हैं। महुआ सीट पर तेज प्रताप तीसरे नंबर के कैंडिडेट हो गए हैं। थर्ड नंबर पर 681 वोट, मात्र 681 वोट पहले राउंड में मिले हैं तेज प्रताप को। तो बैनर कितना मजबूत होता है, बैनर का कितना उसका अहम योगदान होता है, वो शायद आज तेज प्रताप को पता चलेगा। क्योंकि अभी तक वो अपने पिता की बनाई हुई पार्टी, जिसमें वो अभी तक जीत के आ रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री बने थे, वो 2 बार मंत्री रहे, वो आज तीसरे नंबर पर अभी पहले राउंड में नजर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तेज प्रताप यादव को पहले राउंड में सिर्फ और सिर्फ 681 वोट मिले हैं। दानापुर में आरजेडी के रीतलाल यादव, जो अभी जेल में हैं, और उनके सामने कद्दावर नेता, केंद्र में मंत्री रहे रामकृपाल यादव, वो चुनाव हार रहे हैं। उनके सामने वो पिछड़ गए हैं, काफी मतों के अंतर से पिछड़े हुए हैं। तो ये लगातार 7,936 वोटों से रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। लगभग 8,000 वोटों से पहले राउंड में ही वो आगे हो गए हैं। महुआ सीट पर तीसरे नंबर पर यहां तेज प्रताप जो हैं, उनको पहले राउंड में मात्र 681 वोट मिले हैं। तो दानापुर से लेकर उधर महुआ तक चारों तरफ क्या कुछ हो रहा है। मोकामा में अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। मोकामा की सीट पर, सिवान की सीट पर जो ये आरजेडी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। अलीनगर से मैथिली सिंह पीछे चल रही हैं। मैथिली ठाकुर, माफी चाहूंगा, लोक गायिका हैं और मैथिली ठाकुर के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने कल की थी, वो पीछे चल रही हैं। तो लगातार 2 सीट से आगे हो गया इंडिया, राजीव जी। 115 पे एनडीए और इंडिया 117। देखिए अभी बात हम कर रहे हैं, तब तक 117 115 कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों तरफ कांटे की टक्कर। कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे निकलता है, कौन पिछड़ता है, देखा जाएगा आने वाले वक्त में। कांग्रेस पार्टी पिछली दफा 19 सीटों पर जीत कर आई थी। इस बार क्या उसे रिटेन करेगी या अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाएगी? सीपीआई-एमएल के पास पिछली दफा 12 सीटें थी, अब इस बार क्या वो 9 सीटों पर अभी तक है? सीपीआई-एमएल पिछली बार से ज्यादा यानी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी क्या? और सीपीआई और सीपीएम के पास 2-2 सीटें थी, इस प्रकार 16 सीटें थी। इन तीनों दलों के, वाम दलों के कुनबे के पास 16 सीटें, 12 + 2 + 2। लेकिन क्या इस बार ये होगा, ये देखना होगा। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है अमलेंदु जी यहाँ पे। बिल्कुल राजीव जी, बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और फिर देखिए, जब तक आपने बात खत्म करी, फिर एनडीए 117 हो गया और इंडिया 115 हो गया। यानी राजीव जी 1-2 सीट से ये ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन एक चीज़ राजीव जी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे किसी की सरकार बन जाए, मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं बनने वाला है। इतना तो रुझानों से भी स्पष्ट हो रहा है राजीव जी। ये बिल्कुल एकदम से साफ दिखाई पड़ रहा है। और जहां राजीव जी इंडिया गठबंधन के आगे आने की आ रही है सूचना, वहां मार्जिन बहुत ज़्यादा है। और जहां एनडीए के आगे आने की आ रही है, वहां मार्जिन बहुत कम है। तो ये एनडीए का 117 का आंकड़ा और नीचे काफ़ी गिरेगा, ये अभी समझा जा सकता है। बिल्कुल शुरुआती रुझान जो हैं ये वो है। इनके आधार पर, हालांकि अभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा
सकती है, किसकी सरकार बनेगी, कितनी सीटों से बनेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन हल्का सा लेकिन एक बात आपको बताओ, लगातार शेयर बाजार गिरा हुआ है। इधर भले एनडीए की सरकार बनवा रहा है पूरा का पूरा गोदी मीडिया, लेकिन शेयर बाजार आखिर क्यों गिरा हुआ है? लाल निशान में लगातार प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे थे, लगातार शेयर बाजार जो है वो गिरा हुआ है, लगातार गिरा हुआ है। अभी 212 अंकों से शेयर बाजार गिरा हुआ है। तो शेयर बाजार में रौनक क्यों नहीं है जबकि एनडीए की सरकार यहां बनती हुई दिखाई दे रही है? आखिर क्या कारण है कि शेयर बाजार गिरा हुआ नजर आ रहा है? इस बीच तेजस्वी यादव आगे बढ़ चल रहे हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं और उधर लखीसराय से विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं। यानी नीतीश कुमार के दोनों उप मुख्यमंत्री पिछड़ गए हैं, दोनों पीछे चल रहे हैं। बीजेपी दूसरे नंबर और पहले नंबर के लिए फाइट, दूसरे और तीसरे नंबर में यहां लड़ाई चल रही है बीजेपी। और इस बीच देखिए एनडीए और इंडिया के बीच कांटे का मुकाबला, कभी इंडिया आगे कभी एनडीए आगे, कभी दोनों के बीच बराबर। और लेकिन अभी दूसरे राउंड की काउंटिंग चल रही है, पहले राउंड की काउंटिंग हो चुकी। शेयर बाजार में लगातार गिरावट है। आखिर क्यों गिरावट शेयर बाजार में, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 231 अंकों के साथ शेयर बाजार गिरा हुआ है और इससे पहले 300 अंकों के साथ। जब तक शेयर बाजार ऊपर नहीं उठेगा तब तक आप समझ लीजिए कि यह रिजल्ट जैसा गोदी मीडिया चाह रहा है वैसा नहीं आएगा, यह भी तय मानिए। यानी कि शेयर बाजार को पता है कि आखिर एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है, या ज्ञानेश कुमार को पता होगा कि एंड ऑफ द डे हम क्या देने वाले हैं। यह भी हो सकता है। एसआईआर से लेकर चुनाव में धांधली, चोरी, वोट चोरी, ये सारे आरोप लगते रहे हैं। क्या इन सब के बीच आज एक कड़े मुकाबले में महागठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा या यहां एनडीए बाजी मार लेगी? एनडीए बाजी कैसे मारेगा यह भी देखना होगा। क्या उसका साथ देते हुए दिखाई देगा यहां चुनाव आयोग? बहुत सारे सवाल हैं। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी के पास, हमारे तमाम साथी बने हुए हैं, जरा स्क्रीन पर ले आइए। हमारे देखिए लगातार तमाम साथी, प्रशांत जी हैं, शकील अख्तर जी हैं हमारे साथ, जी डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब बोलिए प्लीज। डॉक्टर साहब सिर्फ एक ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, आज अलग अलग राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव चल रहा है। अमलेंदु जी थोड़ा सा अपडेट लीजिएगा। एक सीट को छोड़कर बाकी सब जगह बीजेपी पीछे चल रही है। राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड, दूसरे दल आगे हैं। राजस्थान में शायद कांग्रेस आगे है, झारखंड में जेएमएम आगे है। अभी बता दे रहा हूं। बड़गाम से हम जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। उपचुनाव जो 8 सीटों पे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में जेएनके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एनसी वो आगे है। फिर जम्मू कश्मीर में नगरोटा सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। उसके बाद फिर घाटशिला जो झारखंड की सीट है वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे है। मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ जो है वो आगे है डंपा सीट से मिजोरम में। और नुआपाड़ा में ओडिशा नुआपाड़ा में भारतीय जनता पार्टी आगे है। पंजाब में तरनतारन में आम आदमी पार्टी आगे है। अंता राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आगे है और जुबली हिल्स तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी आगे है। तो कांग्रेस पार्टी, अंता राजस्थान, जुबली हिल्स तेलंगाना में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 2 जगहों पे आगे है, एक नगरोटा और दूसरा नुआपाड़ा ओडिशा, और उसके बाद बडगाम एनसी, और उसके बाद आप देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के घाटशिला में, और डंपा मिजोरम और आम आदमी पार्टी पंजाब में। जहां जिसकी सरकार उस हिसाब से यहां सब लीड नजर आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस अंता सीट से आगे है। चलिए ये 8 सीटों की बात कह रहा था मैं, लेकिन फर्राज साकिब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी फर्राज जी। राजीव भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब से काउंटिंग शुरू हुई है, ट्रेंड की अगर हम बात करें, अप एंड डाउन तो हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि आरजेडी ट्रेंड में 75 से नीचे अभी तक आपको दिखाई नहीं दिए। एक मौका ऐसा आया था जब आरजेडी 50-55 के आसपास गई थी और उसके बाद फिर आरजेडी ने अपना जो ट्रेंड है उसको रिज्यूम किया है और अभी वो 82 पर चल रही है आगे, मतलब 82 तक उसके रुझान जो है आए हैं। वो 75 से नीचे जाती हुई अभी तक मुझे पोस्टल बैलेट से लेकर अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है, उसमें वो कहीं पीछे नहीं दिखाई दी है। दूसरी बात ये कि जो हमारा ट्रेंड चल रहा है ट्रिकर्स पर, सिवान में मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी आगे हैं, सम्राट चौधरी तारापुर में पीछे हैं, विजय सिन्हा लखीसराय में पीछे हैं, राघोपुर में तेजस्वी आगे हैं, अलीनगर से मैथिली पीछे हैं। वो ट्रेंड अभी हमारा बना हुआ है, ये शुरू से हम जो दिखा रहे हैं अब तक वो बना हुआ है। और अभी जहां जहां भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जैसे आपने दानापुर सीट की बात की, 7,500 वोटों का लीड मिल चुका है लगभग रीतलाल यादव को।
पहले दूसरे राउंड की काउंटिंग में ही ये बड़ी लीड होती है। इसको अब पार पाना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, मैथिली ठाकुर तो एक बार भी कहीं मुझे आगे दिखाई नहीं दी अभी तक, एक बार भी वो आगे नहीं हुए। सम्राट चौधरी एक बार भी आगे नहीं हुए। मंगल पांडे सेकंड भर के लिए आगे हुए थे, उसके बाद फिर वो पीछे पीछे चले गए। अवध बिहारी चौधरी वहां आगे चल रहे हैं सीवान की सीट पर। जी अवध बिहारी चौधरी पीछे चल रहे हैं सीवान की सीट पे, और ये चलता रहेगा, अप एंड डाउन चलता रहेगा। इस बीच देख लीजिए, इंडिया गठबंधन 114 सीटें, एनडीए यहां पर 119 सीटों के साथ नंबर 1 पोजीशन पर। और शकील अख्तर जी, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जल्दी से प्रशांत टंडन जी, आपसे समझना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं एक तरफ शेयर बाजार अभी तक, क्या मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर जो ट्रेंड दिख रहा है वो उसको जरा मार्केट से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और क्या यहां पर कुछ भी परिवर्तन की उम्मीद आप जता सकते हैं? सीपीआईएमएल अब 9 सीटों पे आगे है देखिए, और कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पे आगे है। वीआईपी 3 सीटों पे लगातार अपने ट्रेंड को बनाए हुए है आगे। नहीं किया बीजेपी की बढ़त को भी, एनडीए की बढ़त को भी, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। इसका मतलब है कि वो गोदी मीडिया या इस ट्रेंड पे उतना भरोसा नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि देखिए राजीव जी, कांग्रेस पार्टी, इस दोनों खेमे की हम जरा बात करें, छोटी पार्टियों की खासकर, आरजेडी ने अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाया है। उसके बाद आप देखिए कि एलजेपी 39 सीट पे लड़के 5 सीटों पर है, एचएएम 1 सीट पे, आरएलएम 2 सीट पे है। ये भी बहुत पीछे है, चाहे एग्जिट पोल का देख लीजिए, चाहे इनका पिछली बार का आंकड़ा देख लीजिए आप। तो ईवीएम के बाद ये जो तस्वीर है वो एक नई तस्वीर सामने आ रही है, और हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन ईवीएम के बाद ये तस्वीर एकदम बदल गई, और जो ईवीएम में एक तरफा चुनाव लग रहा था कि इंडिया गठबंधन का, उसमें ब्रेक लग गया। और अब लगातार आप देखिए कि एनडीए थोड़े थोड़े समय के अपवाद के अलावा एनडीए लगातार बढ़ी हुई है। अब ये क्यों बढ़ी हुई है, और स्ट्राइक रेट, एक बात और साफ समझ में आ रही है कि जेडीयू जो है वो बीजेपी से बड़ी पार्टी बनने जा रही है। ये एनडीए की अंदर की पावर स्ट्रगल को एक नया आयाम देगा। वो हम देखते हैं कि अगले 1-2 घंटे में और क्या होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से शकील जी आपके पास बस यहां पर जो परिस्थितियां बन रही हैं आप देख लीजिए, 121 113 सिचुएशन अप एंड डाउन। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हो गई है, सेकेंड राउंड की काउंटिंग में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें गिनी जा रही हैं, और इन सब के बीच आज की तारीख में एक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ज्ञानेश कुमार के सामने है। ज्ञानेश कुमार क्या पारदर्शी तरीके से ये चुनाव करवा पाए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल पूछा जाएगा आज शाम को। अगर यहां महागठबंधन और इंडिया, अगर महागठबंधन की हार होती है सपोज, और वो भरोसा नहीं जीत पाते हैं चुनाव आयोग के अधिकारी, तो परिस्थितियां कुछ और बदलती जाएंगी। तो इसलिए भी यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच अभी जो अंतर आप देख रहे हैं, जेडीयू आरजेडी के बीच जबरदस्त टक्कर, और टक्कर बीजेपी और जेडीयू के बीच भी नीतीश बाबू पर भरोसा बरकरार दिखाई दे रहा है। और बीजेपी और नीतीश बाबू का कुनबा देख लीजिए लगभग बराबर यहां पर। शकील जी। राजीव जी, नीतीश जी पर तो भरोसा दिखाई दे रहा है, मगर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है ज्ञानेश कुमार पर। लोगों को पूरा भरोसा था कि ज्ञानेश कुमार के भरोसे पे ही गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल के ये आंकड़े रखे हैं, और अब लोग कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार और गोदी मीडिया उन भरोसे पे पूरा उतर रहा है। ये चुनाव अपने आप में भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आप देखिए कि मोदी जी के आने के बाद 2014 में मोदी जी आए थे, ये तीसरा चुनाव है बिहार का, और तीनों चुनावों में आरजेडी नंबर 1 की पार्टी बना हुआ है। अगर जनता का विश्वास आरजेडी पे, विपक्ष पे नहीं था, तो यह हो नहीं सकता था कि उसके बावजूद जो है आरजेडी नंबर 1 की पार्टी लगातार तीसरी बार भी बनी रहे। जनता का विश्वास है, लेकिन वो जनता का विश्वास ईवीएम से परिलक्षित हो रहा है कि नहीं, ये चुनौती ज्ञानेश कुमार के सामने थी। ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी आप जो बात कर रहे थे शेयर मार्केट की, ये शेयर मार्केट की गिरावट क्या है? ये शेयर मार्केट की गिरावट मोदी जी के प्रति अविश्वास है।
चुनाव मोदी जी का है ये चुनाव ये भारत के लोकतंत्र का है, ज्ञानेश कुमार का चुनाव है ये। और आरजेडी का अगर आप मानते हैं तो आरजेडी तो उस चुनौती पे खरी उतर रही है। आप देखिए कि जेडीयू जो है वो बीजेपी का मुकाबला कर रही है। जेडीयू क्या है, उसके ज्यादातर लोग, बड़े बड़े नेता बीजेपी के साथ चले गए। ललन सिंह किसके साथ खड़े हुए हैं आज? खुलेआम बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। उसके बावजूद नीतीश कुमार, वीरथ रघुवीरा गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, विरत हैं वो। और उन्होंने मुकाबला किसके भरोसे किया? सिर्फ सहानुभूति लहर की वजह से, जनता की एक सहानुभूति चली गई। पलटू कुमार के नाम से मशहूर हो गए थे वो। तो ये चुनाव अपने आप में बहुत सारे सवालों का चुनाव है, जो ये बताएगा कि हमारा लोकतंत्र, प्रधानमंत्री मोदी की गिरती हुई लोकप्रियता, आरजेडी की तरफ बढ़ता हुआ विश्वास, कांग्रेस पर भी हम आएंगे, बाद में आएंगे कि कांग्रेस क्यों कमजोर कड़ी साबित हो रही है। और इसको लेके पहले से कहा जा रहा था कि कांग्रेस उतना मजबूत नहीं कर पा रही है। अभी जिक्र किया डॉक्टर राकेश पाठक ने कि किन लोगों को टिकट दिया, वो सुपौल का टिकट था जो अनुपम को दिया था। इस बीच देखिए राजस्थान के अंता में बीजेपी 3 नंबर, तीसरे नंबर पर राजस्थान में जबकि सरकार है, और जुबली हिल्स में जुबली हिल्स में भी बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंची है। पंजाब तरन तारण में सीट पर बीजेपी 5वें नंबर की पार्टी है। यह सब देखिए, यहां पर उपचुनाव में 8 सीटों पर 7 पर बीजेपी पीछे है। उपचुनाव की 8 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे, 6 सीटों पर बीजेपी 3 से 5वें नंबर की पार्टी। और उपचुनाव में ज्ञानेश कुमार ने ध्यान नहीं दिया, ये साफ साफ देखा जा सकता है। उपचुनाव में भी चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए था। ये बिहार में तो दिखाई दे रहा है कि ध्यान दिया गया है, ये साफ। और दोनों अगर साथ साथ चुनाव होते हैं तो ये गलती कर बैठे यहां पे, ये साफ आज की तारीख में मैं कहूंगा कि ये गलती शायद कर बैठा है चुनाव आयोग। उपचुनाव में भी ध्यान देना चाहिए था, जो ध्यान चुनाव आयोग ने बिहार में दिया है। बिहार में अगर चुनाव आयोग ने ध्यान नहीं दिया रहता तो ये जो सीटें अभी एनडीए की दिखाई दे रही हैं 123, ये 50% डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, उतनी सीटें भी आ जाती तो बहुत दावे के साथ कह रहा हूं मैं। लेकिन ये अब चूंकि इतनी सीटें हैं तो ये आप कह सकते हैं, मान सकते हैं, और खुले तौर पे मैं कह सकता हूं कि यहां पर ध्यान दिया गया है, बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है एनडीए का चुनाव आयोग की तरफ से। 6 सीटों पर बीजेपी तीसरे से 5वें नंबर की पार्टी है। 6 सीटों पर बीजेपी तीसरे से 5वें नंबर। अंता बीजेपी राजस्थान में सरकार में है, राजस्थान की सरकार बीजेपी की सरकार है, अंता में तीसरे नंबर। जुबली हिल्स में चलिए मान लिया कि वहां पर तीसरे नंबर की पार्टी जुबली हिल्स में। पंजाब तरन तारण में 5वें नंबर की पार्टी पंजाब में। उपचुनाव में 8 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई है। 6 सीटों पर बीजेपी 3 से 5वें नंबर की पार्टी है। आंचल जी बिल्कुल, देखिए राजीव जी, जो भी नतीजे रुझान सामने आ रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव के हो, चाहे वो बिहार विधानसभा चुनाव के हो, वो नतीजे बेहद ही दिलचस्प हैं। जी बिल्कुल, रुझान जो है बहुत ही दिलचस्प मोड में है। उपचुनाव में तो बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ ही रही है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और अगर उपचुनाव के रुझानों की बात करें तो वहां 6 सीटों पर से बीजेपी पीछे चली गई है। राजस्थान के अंता में बीजेपी 3 नंबर पर है, वहीं और भी सीटों की बात करें तो जुबली हिल्स में बीजेपी 3 नंबर पर है। ये बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। पंजाब में तरन तारण सीट पर बीजेपी 5 नंबर की पार्टी बन गई है, वहीं पर पंजाब में आम आदमी पार्टी लीड बनाए हुए है। उपचुनाव में 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी पीछे है, ये बहुत बड़ा झटका है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान जो आ रहे हैं और उसके नतीजे थोड़े से परे आते हैं तो ये एनडीए के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। जिस तरीके से कांटे की टक्कर देखी जा रही है, इंडिया गठबंधन 111 पर दिखाई दे रहा है रुझानों में, वही एनडीए 123 पर दिखाई दे रहा है। और उपचुनाव के भी नतीजे कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, मिलते जुलते। तो ये देखना होगा कि आखिर नतीजे जो हैं वो क्या आते हैं, क्योंकि अभी तो हम रुझानों पर बात कर रहे हैं, नतीजे भी बहुत जल्दी आने वाले, बस कुछ ही घंटे की देरी। 6 सीटों पर बीजेपी तीसरे से 5वें नंबर पे, 6 सीटों पर। और राजस्थान जहां पर बीजेपी, ये बात कर रहा हूं दोस्तों, ये बात हो रही है उपचुनाव की। 8 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, वो भी विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं 8 सीटों पर देश के 6 राज्यों में। और उनमें जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं, और उसके अलावा 6 नहीं बल्कि 7 राज्य हैं। और जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी तमाम राज्यों में जम्मू कश्मीर की सिर्फ 1 सीट है जहां पर बीजेपी अभी आगे है, बाकी तमाम राज्यों में बीजेपी पिछड़ गई है। तो बीजेपी यहां पर कैसे पिछड़ी हुई है उपचुनाव में, और इसीलिए मैं कह रहा था आराधना कि यहां कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए
चुनाव आयोग से जो मदद मिलनी चाहिए थी इन 8 सीटों पे मदद नहीं मिली है। इसीलिए वरना रिजल्ट जो बिहार में अभी हम लोग देख रहे हैं, हालांकि रिजल्ट नहीं है, लेकिन बिहार में हम देख रहे हैं कि 123 सीटों पर एनडीए आगे है, बीजेपी 58 सीट्स बीजेपी। यहां पे आराधना जी बिल्कुल, अगर देखा जाए राजीव जी तो अभी जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की तुलना की जाए तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा। आप अभी थोड़ी देर पहले कमेंट सेक्शन की बात कर रहे थे, वहां भी जाकर देखिए, लोगों का कहना है कि ये चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव ज्ञानेश कुमार जीत रहे हैं। तो बिल्कुल लोगों के सामने भी जिस तरह विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। जनता भी अब सवाल कर रही है कि यह चुनाव आखिर जीत कौन रहा है, जिता कौन रहा है, जनता या चुनाव आयोग। तो इस तरह के सवाल वहां भी उठ रहे हैं। आप ये देखिए, जब मैं इन आंकड़ों को देख रही हूं, एक तरफ महागठबंधन 111 सीटों पर आगे नजर आ रहा है और एनडीए 123 सीटों पर। इस दौरान मेरे कानों में उन आवाजों की वो आवाज गूंज रही हैं जिनमें रोड नहीं तो वोट नहीं कहा जा रहा था। वो आवाज गूंज रही जहां महिलाएं कह रही हैं कि 10,000 रुपए देकर आपने वोट खरीद नहीं लिया है, वोट तो हम उसी को देंगे जिसको हमारा मन होगा। तो इस तरह के तमाम जो मुद्दे थे लोगों के, लोग जहां रोजगार की बात कर रहे थे, पलायन की बात कर रहे थे, वो सारी आवाज मुझे गूंजती सुनाई दे रही है। और लोगों से बातचीत करके अभी जो दिखाई दे रहा है जमीन पर, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था जमीन पर, बल्कि हालात इसके एकदम उल्टे थे। वहां लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी थी तो महागठबंधन से उम्मीदें थी। लेकिन यहां पर अभी जो आंकड़े हैं उसमें महागठबंधन 111 सीटों पर है। हालांकि आरजेडी जरूर अभी भी लीड बनाए हुए है, 79 सीटों पर आरजेडी आगे बनी हुई है। और कांग्रेस को देखा जाए तो 17 सीटों पर बढ़त मिली हुई है कांग्रेस को। सीपीआई-एमएल के पास 9 सीटें अभी फिलहाल दिखाई दे रही हैं, सीपीआई के पास 1, सीपीएम के पास 1, वीआईपी 3 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है, आईआईपी भी 1 सीट पर आगे है। वहीं उधर देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू में कभी बीजेपी आगे जा रही है, कभी जेडीयू आगे जा रही है। इनमें आपसी मुकाबला भी लगातार देखा जा रहा है और ये टक्कर बीजेपी और जेडीयू की कहां जाती है, आखिर कौन सी पार्टी बाजी मारती है, ये बहुत निर्णायक होगा इस चुनाव में। क्योंकि चुनाव में अगर जीत एनडीए की हुई तो सीएम किसका बनेगा, यह बहुत बड़ा फैसला होगा एनडीए के लिए, बहुत जरूरी फैसला होगा एनडीए के लिए, क्योंकि उसे लेकर भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। और जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू में खींचतान दिखाई दे रही है और अभी जो हालात हैं उससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि यह फैसला करना उसके लिए अभी भी आसान नहीं है। वहीं अगर बात करें एलजेपीआर, हम और आरएलएम की, तो वो भी 5-1-2 के साथ आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखा जाए तो फिलहाल विधानसभा चुनाव जितना सवालों के घेरे में है, ये आंकड़े जिस तरह से रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं, वो सवाल उन्हें देखते हुए और गहराते जा रहे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि जनता कर रही है, लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार ये पूरी मतगणना कितनी निष्पक्षता के साथ होती है, क्या चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता बचा पाएगा। ये भी इस चुनाव में चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती। इस बीच एक चुनौती शेयर बाजार के सामने भी है कि आखिर अब कैसे हों। शेयर बाजार लगातार डाउन है, 300 पॉइंट से ज्यादा डाउन लगातार, सुबह से खुलते ही शेयर बाजार डाउन है। जरा फर्रा शाकिब जी आपके पास आना चाहता हूं। शेयर बाजार की बात तो खैर होती रहेगी, लेकिन ओवरऑल ग्राउंड में क्या, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे और बाकी चैनलों की आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन यहां फर्रा शाकिब हमारे साथ हैं जुड़े हुए? नहीं है जुड़े हुए। चलिए कोई बात नहीं, जरा जल्दी से आना चाहता हूं इधर डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, कैसे आप देखते हैं चुनौतियां यहां कितनी हैं इंडिया गठबंधन के सामने, न सिर्फ बीजेपी जेडीयू और उस कुनबे से लड़ना, बल्कि इन्हें लड़ाई, इनकी सबसे बड़ी लड़ाई तो चुनाव आयोग से। अभी सीधे चुनाव आयोग से लड़ने की बात थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। हम सब जानते हैं कि इस चुनाव में या पिछले चुनाव में चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही। डॉक्टर साहब, क्या ये देश इस पर सवाल नहीं करेगा कि पिछले दोनों चरणों के इस चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों या उसके समर्थकों की तस्वीरें अलग अलग जगह वोट डालने की आई, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये तस्वीरें संयोगवश भी किसी और पार्टी के नेता की क्यों नहीं आई? जो उंगली दिखा रहे हैं स्याही में, वे 100% सोशल मीडिया पर जितने ऐसे प्रमाण मिले वो सब भारतीय जनता पार्टी संबंधित लोग। अब तो राजस्थान में एक मतदाता के घर पर 7 पहुंच गए, उसके पास आइडेंटिटी कार्ड, उसके एक ही तस्वीर है, एक नंबर अलग है। तो इन गड़बड़ियों पर भी तो बात होगी।
लेकिन आज के अगर चुनाव नतीजे जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं उस पर बात करें तो एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को अभी बिहार की जनता ने पूरी तरह खारिज नहीं किया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है जो शकील साहब ने कहा कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी नंबर 1 पार्टी बने हुए। ये अपने आप में मोदी, शाह और उनकी पार्टी जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, ऐसा उनका दावा है। दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ उनके पास है प्रधानमंत्री के मुताबिक। भले वो एनजीओ अमेरिका में लॉबिंग के लिए कितने लाख अभी पैसे दिए हैं इसके प्रमाण सामने आए। इतनी सारी ताकत के बावजूद अगर तेजस्वी और लालू की पार्टी आज भी नंबर 1 रहती सीटों की संख्या के आधार पर, तो यह भी एक महत्वपूर्ण और रेखांकित करने वाली बात होगी। सरकार नहीं बना पाए या बना पाए हम नहीं जानते, अभी 3-4 बजे तक क्लियर होगा। 2020 की मतगणना की बात हम लोग अक्सर करते हैं, मैं हर बार याद दिलाता हूं। शाम होते होते लगभग बराबरी पर आ गया था मामला और देर रात तक शाम के बाद मतगणना रोक दी गई थी एक तरह से, यानी अपडेट आना मिलना बंद हो गए। न तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर न बाकी किसी माध्यम पर घंटों तक कोई अपडेट नहीं था। राजीव जी याद कर लीजिए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा उसी राज्य में क्यों होता है जहां भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल कांटे की टक्कर मिल रही है? ऐसा क्यों होता है कि अंत में 50 सीटों पर कुल हार जीत का अंतर 1500 वोट से कम रह जाए? आपको याद होगा आधी रात तक तेजस्वी यादव कहते रहे थे कि गृह मंत्री फोन कर रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स को, कलेक्टर, एसपी को। क्या आज भी वही देखने को मिलेगा इस देश को? अभी तो क्रम से बढ़िया अपडेट आ रहे हैं। 3-4 बजे तक अगर ये आंकड़ा दाएं बाएं हुआ तो आप देखेंगे कई घंटे तक आपको अगले चरणों की गिनती का अता ही पता नहीं मिलेगा। चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी होना चाहिए, कोई हारे जीते हमारी बला से, लेकिन इस देश के लोगों को, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इतना तो जानने की कोशिश करना ही चाहिए कि चुनाव साफ सुथरे तरीके से हुआ है, गिनती साफ सुथरे तरीके से हुई है, नतीजे पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से सामने आए हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए खतरा है। भले भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन आज जीत जाए, लेकिन इस तरह के संदेह तो नहीं होना चाहिए। इन संदेहों का निवारण करने की जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की है और वो जिसकी गोद में बैठा है सरकार, उस सरकार की भी जिम्मेदारी है कि लोगों का भरोसा इस तंत्र पर, इस व्यवस्था पर, इस प्रक्रिया पर बना रहे। इसलिए कम से कम गिनती तो साफ सुथरे तरीके से हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गिनती तो साफ सुथरे ढंग से हो जाए। इस बीच इंडिया गठबंधन 111 सीटों से पिछड़ता हुआ 111 सीटों से ट्रेल करता हुआ और एनडीए 123 सीटों पर, और यहां पर सबसे बड़ी चीज की आरजेडी आज भी नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। आरजेडी नंबर 1 पार्टी और बीजेपी नंबर 2 पे, जेडीयू नंबर 3 पे, ये लगातार यहां पर आप देख रहे हैं। और इस बीच शकील जी कुछ कहना चाहते हैं? जी शकील जी। शकील जी की आवाज बढ़ाएं। का जिक्र जी ठीक है। आप जिस अंता का जिक्र कर रहा है, उपचुनावों की बात यहां हो रही है और उपचुनाव में 8 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी पिछड़ी हुई है, 6 सीटों पर बीजेपी तीसरे से 5वें नंबर की पार्टी है। लेकिन इधर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी 58 सीटों के साथ अपने कुनबे में नंबर 1 पार्टी है, जेडीयू 57 सीटों के साथ नंबर 2 पार्टी है। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल 79 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। इधर इंडिया गठबंधन में 17 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी अपने उस पुराने रिकॉर्ड की बराबरी के लिए जूझ रही है। और सीपीआईएम और एमएल और तमाम ये जो वाम दलों का गठबंधन है, वीआईपी है, आईआईपी है, इन सब का आप देख रहे होंगे नीचे किसको कितनी सीटें आ रही हैं। अदर्स के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 238 सीटों के यहां पर रुझान हम आपके सामने रखे हुए हैं और अलग अलग रुझानों में, और सबसे बड़ी चीज की अलग अलग रुझानों में देखिए तो यहां एनडीए के खाते में उतनी सीटें 123 सीटें
22 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। एनडीए के खाते में इस वक्त 123 सीटें हैं, 123 सीट्स हैं। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, 123 सीटें हैं अभी एनडीए के खाते में, और बहुमत से एक ज़्यादा आप इसको कह सकते हैं, 238 सीटों के रुझान हम लोगों के सामने हैं, और इंडिया गठबंधन के पास 111 सीटें। और राजीव जी, यहाँ लग ये रहा है कि वाम दलों ने शायद ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है इंडिया गठबंधन को, और अगर यही हाल है तो जो वाम दल मांग भी रहे थे कि 40 सीटें के लिए सीपीआई एमएल मांग रही थी, अगर 40 सीटें लड़ने को दे दी गई होती तो हो सकता है कि और ज़्यादा बुरी स्थिति होती। तो बहरहाल ये देखा जाएगा, कांग्रेस एक तरीके से देखा जाए तो अपना जो उसका पिछला स्ट्राइक रेट था उसके आसपास बनी हुई है, 17 सीटों पे अभी वो आगे चल रही है। अब राजीव जी काफ़ी ज़्यादा फासला हो गया है, 102 पे इंडिया और 133 पे एनडीए। अब जो है ये फासला थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जैसे जैसे आगे चरण बढ़ेंगे तब देखना होगा कि क्या स्थितियां बनती हैं। अभी भी मार्जिन राजीव जी बहुत कम है, मतलब जहां पे एनडीए आगे चल रहा है वो मुश्किल से कहीं पे 100 से आगे है, कहीं 200 वोट से आगे है, इस तरीके से आगे है। तो अभी ये इन आंकड़ों पे भी अभी हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये आंकड़े जो हैं, जो रुझान है, ये नतीजों में तब्दील होंगे, ऐसा बिल्कुल भी अभी नहीं कहा जा सकता। ये काफ़ी कुछ बदल सकते हैं जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा। और राजीव जी, हम लोगों के सामने 2015 का भी चुनाव के नतीजे सामने हैं, किस तरीके से 12 बजे तक जो था वो एनडीए सरकार बना रहा था रुझानों में, और 12 बजे के बाद एकदम से सरकार जो थी महागठबंधन की बन गई थी, ये भी हम लोगों के सामने है। तो ये उसी तरीके से चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन हाँ, यहाँ जो हिडन फैक्टर है, जो हिडन प्लेयर है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, आप उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आधा जीत नहीं भाई, उनको नेग्लेक्ट कौन करेगा? आधी जीत वो जीत गुप्ता जी को नेग्लेक्ट कोई कर बिल्कुल नहीं कर सकते राजीव जी। आधा चुनाव वो जीत चुके हैं एसआईआर के जरिए, बाकी आधा चुनाव ज्ञानेश कुमार गुप्ता जीतते हैं कि जनता जीतती है, ये भी आज तय होना है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। फर्राज साकिब जी हमारे साथ जुड़ गए। फर्राज जी, उधर एक मीडिया जो है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं वो तो 150 के पार करा दिया है, और इधर देखिए 133 है। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। आ रही आवाज आ रही है जी, हमारी? अब आ रही है, अब आ रही है। देखिए राजीव भाई, मैं अमलेंदु भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मार्जिन 100, 125, 150 तक का है। अभी एक राउंड में अभी जैसे हमारे स्थानीय विधानसभा सीट की जो अपडेट मेरे पास अभी है वो 300 कुछ से बीजेपी के उम्मीदवार, 300 कुछ वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार आगे हुए हैं। तो ये मार्जिन ऐसा नहीं है, पोल है उसके हिसाब ही से ही ट्रेंड है। आप देखिए इस बात को, ये कीजिए, डीबी लाइव के दर्शक भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहे होंगे कि हमारा जो एग्जिट पोल है, ट्रेंड लगभग उसी हिसाब से आ रहा है। चुनाव के नतीजों के, मतलब चुनाव की मतगणना को शुरू हुए लगभग 2.5 घंटे होने वाले हैं। आप सोचिए कि जब हम लोग जब भूमिका बांध रहे थे, 8:01 पर गोदी मीडिया ने ट्रेंड दिखा दिया था। भाई 8:01 और 8:02 पे ट्रेंड कहां से आ जाता है? 8 बजे अगर आपको ईवीएम खुलनी, अनसील होनी है तो उसके तो प्रोसेस में ही 7-8 मिनट लग जाएंगे। लेकिन आप 8:05 पर अगर ट्रेंड दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई रिटर्न स्क्रिप्ट है, वो आप पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें हैं। लेकिन आप देखिए तारापुर में सम्राट चौधरी पीछे ही चल रहे हैं, वो एक बार भी आगे नहीं हुए। सीमांचल में महागठबंधन को बढ़त है, तमाम चीजें हैं। 102, 133 का ये फासला बिल्कुल अमलेंदु भाई बिल्कुल सही करें कि 12 बजे के बाद ऐसा ना हो जाए कि एनडीए ने जो लड्डू को ऑर्डर दिया है वो फिर मुफ्त में आधे दाम पे एनडीए वालों को बेचना पड़े। वो ऑफर चला दें कि भाई 25% डिस्काउंट पे लड्डू ले जाइए। आरजेडी वाले ही, उनसे बगल वाला ऑफिस है उनका, वही लोग ले आए हैं जा करके। देखिए प्रफुल्ल सर भी आ गए हैं हमारे साथ, अब इनसे भी कुछ अपडेट लेते हैं। देखिए आरजेडी का ट्रेंड जो है राजीव भाई, देखिए 75, आरजेडी 75, 80, 81, 82 उसी पर है, वो उससे घसक नहीं रही है। इधर आप बीजेपी और जेडीयू के का जो वो है उसमें आप जबरदस्त फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, और हर 10 मिनट पर आप एक फ्लक्चुएशन देखते हैं, कभी बीजेपी बढ़ती है, कभी जेडीयू बढ़ती है। अलबत्ता सीटों का फासला बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद अभी 61-62 पे है, बीजेपी अभी भी तीसरे नंबर पे है। अगर हम अपने ट्रेंड की बात करें, आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी है, जेडीयू सेकंड लार्जेस्ट है, और थर्ड जो है वो बीजेपी है 61 सीट पे। तो हमारा ट्रेंड बिल्कुल सही चल रहा है। अभी और नतीजे जो अभी तो 2 राउंड 3 राउंड की गिनती मुझे लगता है कि ईवीएम से हुई है, कहीं कहीं 35 राउंड तक काउंटिंग होनी है, तो अभी उसको थोड़ा और हम लोगों को धैर्य रख करके इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रेंड ऐसा है कि अब ऐसा ही रहेगा, ये अभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ।
बदलेगा ऐसा और ही निश्चित रूप से रहेगा, इसको ये आप नहीं कह रहे हैं, ये ट्रेंड ऐसा ही रहेगा ये आप नहीं कह रहे, लेकिन एनडीए 138 सीटों पर लीड करते हुए एनडीए और यहां इंडिया गठबंधन 98 सीट, दोनों के बीच जबरदस्त यहां 40 सीटों का अंतर ट्रेंड में आना चाहता हूं। जरा पानी पी लें हमारे साथी प्रफुल्ल जी, उनका स्वागत भी और उनके पास आता हूं। प्रफुल्ल जी, आपसे ही समझना चाहता हूं कि ये ट्रेंड क्या कहलाता है। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपसे ज़रा समझूं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच और दोनों के बीच देखिए मुकाबला, कैसे कांटे का मुकाबला कि कौन आगे निकलेगा, बड़ा भाई कौन बनेगा, और क्योंकि जो आगे निकला उसी का मुख्यमंत्री, और ये सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है। अगर मैं अभी देख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट में भारतीय जनता पार्टी जो है वो नंबर 2 पे 72 सीटें और जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 से 75 सीटों पे के साथ। तो यहाँ पे लेकिन एक राउंड कहीं दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई है, और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी हम देख रहे हैं इधर। तो परिस्थितियाँ कभी भी बदलती हैं, पलटती हैं, और हम लोगों ने कई ऐसे चुनाव देखे हैं। अभी तो 10:30 ही बजा है, क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर हम लोग को अभी नहीं पहुंचना चाहिए। आपने जिलेबी बनाते हुए देखा ही होगा जी। जिलेबी में अगर बहुत लोगों के ध्यान में यह नहीं होगा कि उसका एक्सटर्नल सर्किल पहले बनता है या सर्किल पहले बनता है, इनर बहुत लोगों के ध्यान में नहीं। आउटर, वो ये समझते हो कि पहले इंटरनल बनता है फिर एक्सटर्नल बनता है। कई बार होता है एक्सटर्नल पहले बनता है और घूमते घूमते वो आता है। तो चुनाव में इस प्रकार के जो रुझान आते हैं ये इसी प्रकार की चीजें हैं, इसलिए अभी इस पे बहुत बातचीत नहीं की जा सकती। हाँ, ये ठीक है कि पहले भी इस तरह की बात रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव हारेगी ही हारेगी, वो किसी कीमत पर नहीं चुनाव जीत रहे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो लक्ष्य था अपना मुख्यमंत्री बनाना, और वह किसी कीमत पर नहीं बना पाएगी। किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। नीतीश कुमार जी ने संकेत दिया था कि चुनाव परिणाम में गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अधिकारी अगर बेकाबू हो करके वहां भी अगर खेला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कर रहे हैं तो इसका नतीजा तो भोगना होगा। और फिर मैं कहूं, अपनी बात को दोहराऊं कि अभी भी 138 लेकर के ये बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी बड़ी कि जेडीयू बड़ी, अभी इनमें संघर्ष चल रहा है। आरजेडी 72 पर है, आगे बढ़ेगा। कांग्रेस का मेरा ख्याल है अभी भी कांग्रेस की सीट आगे बढ़ेगी, अभी 12 पर उन्हें टिकेंगे, कम से कम 25-26 सीट तो बुलाएंगे। अभी कई राउंड होने हैं। अब माले की सीट इस ढंग से अगर कम हो रही है, जो कमिटेड वोटर होते हैं, ये बहुत ही चिंता की बात है। ये बहुत ही चिंता की बात है कि वहां पर अगर इस तरह की बात हुई है। और देखिए, चुनाव निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए, और ये चुनाव कहीं से निष्पक्ष नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा है। इसलिए बिहार में अगर इस तरह की सरकार अगर बन जाती है, अगर सरकार बन जाती है, एनडीए की रिपीट हो जाती है 3rd टाइम, और भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी अगर मुख्यमंत्री बनता है, जो कि असंभव लग रहा है, तो भारत की राजनीति में फिर एक नया डायमेंशन, एक नया डायरेक्शन होगा। फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर वो एक दलीय व्यवस्था की तरफ हम लोग खिसकते हुए चले जाएंगे। इसलिए अभी बहुत ही धीरज के साथ इस ऐतिहासिक क्षण में हमें इंतजार करना चाहिए कि आगे और होता है क्या और कितना धैर्य है। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन, कांग्रेस ही सबसे कमजोर करी आएगी। कांग्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन है? अरे कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन उस किसान से पूछे जो खेती करता है, वो बताएगा कि बादल की क्या भूमिका होती है, वो बताएगा कि धूप की क्या भूमिका होती है। कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन से जो लोग बिल्कुल डरे हुए थे और सहमे थे, कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन से एक राजनीतिक वातावरण, लोकतांत्रिक वातावरण लौटा है। अब कांग्रेस कहिए, राहुल गांधी कहिए, कांग्रेस की अपनी भीतरी लड़ाई भी है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन कांग्रेस की जिस ढंग से हम लोग आलोचना करते हैं, अभी भी मैं एक जगह बात कर रहा था, वो कह रहे इस तरह की भी बातें हो रही कि फिर जानते हैं कि 10% चुनाव आयोग खेला कर देगा, तो चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते हैं? 90% वकील जानते हैं कि न्याय की गुणवत्ता में गिरावट आई है, क्या खेला होता है अदालत में, तो क्या कोई अदालत का बहिष्कार करता है? हम लोग जो पत्रकारिता की जिस भूमिका में हम लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि पत्रकारिता कहाँ चली गई है।
देखिए, हार और जीत एक अलग चीज है और जीतने का जज्बा एक अलग चीज है। जो लोग लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ठीक ही आपने कहा, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तो हम क्या, इतिहास भी नहीं भुलाएगा। ये तो राजीव कुमार से भी 20 निकले और जिस तरह की चीजें ये कर रहे हैं। लेकिन चुनाव लोकतंत्र का एक लक्षण है। चुनाव की प्रक्रिया इसलिए है कि आसानी से और बिना रक्तपात के सत्ता का हस्तांतरण जनता की इच्छा के अनुसार हो। लेकिन अगर वह नहीं होगा, अगर चुनाव विफल होता है, जिसकी ये कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिन पहले तक हमारे सुरक्षा सलाहकार तक ये कह रहे थे चुनाव की इस तरह से जरूरत क्या है, अगर 25% जिसके पास समर्थन है, बाकी को वह अगर 25% से नीचे रखता है तो वो जीत जाता है, इसलिए चुनाव कभी भी बहुमत के अभिव्यक्ति नहीं होता है। ये सारे सुझाव वो वहां दे रहे हैं जो संविधान विरोधी है और संविधान प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल करते हुए महत्वपूर्णता हासिल करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं। तो लोकतंत्र पर खतरे हैं, ये कोई छोटे मोटे खतरे नहीं है, ये चुनाव दर चुनाव की बात नहीं है। और अब मामला जहां पर बढ़ रहा है, अगर इस तरह से परिणाम आएंगे, इसका मतलब होगा कि भारत का लोकतंत्र उस बीमारी से ग्रस्त हो गया है जिसका इलाज चुनावी माध्यम से संभव नहीं है। पिछली बार जब ये हुआ था उस समय भी मैंने कहा था कि जब 124 आया था तब कि दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि चुनावी तानाशाही को के माध्यम से खत्म किया जा सके। लेकिन भारत के लोगों ने किया था। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल अल्पमत में ला दिया था। लेकिन नीतीश कुमार जी और जेडीयू के अपने राजनीतिक सूझबूझ के संपन्न होने या उसके अभाव के कारण यह सत्ता में बने हुए हैं। ये तो पूरी की पूरी इनकी धारा ही संविधान के विरुद्ध है। ये भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी से इनका कोई मेल नहीं है, क्योंकि आजादी इनका गठन ही चुनाव लड़ने के लिए हुआ था। ये चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये कभी भी आजादी का आंदोलन में इनका कोई सरोकार नहीं है और न आजादी को बचाए रखने, बनाए रखने और उसका सही फल लोगों तक पहुंचाने में इनकी कोई भूमिका है। ये चुनाव अगर जीत जाएंगे तो अभी देखिए कि क्या क्या फैक्टर आता है, अभी और भी विश्लेषण होगा और मुझे से पूरी उम्मीद है कि ये मामला आगे बढ़ेगा। और अभी ये दिखा रहे हैं, अभी कई राउंड आएंगे और 12 बजे के बाद, जैसा शकील भी कह रहे थे और सभी साथी लोग कह रहे थे, 12 साढ़े 12 बजे के बाद ये डाटा मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के बेकाबू हो जाएगा। जो लोग गणना जानते हैं वो जानते हैं कि जब मतगणना से निकल के, देखिए जो मतगणना से चीजें निकल करके आती है तो कई जो रिपोर्ट होते हैं जो वो लिख करके देते हैं, उसको कई बार जो टेबुलेशन टेबल पर रहते हैं, कई बार अपलोडिंग करने में भी आगे पीछे करते रहते हैं, धीमा करते हैं, तेज करते हैं, ताकि एक मनोवैज्ञानिक स्थिति बने। मैं फिर से दोहराऊं, आरजेडीयू की सरकार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सीधा आरजेडीयू, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज दे दूं क्या? आरजेडीयू की सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं आप कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। यानी जेडीयू और आरजेडी और ये पूरा का पूरा कुनबा, यानी नीतीश बाबू क्या पलटी मार लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसलिए यहाँ बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं हमारे साथी शकील अख्तर जी। इस पर कुछ कहना चाहेंगे शकील जी? जी बिल्कुल, एक जो बात कही जा रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना असंभव है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी के लिए वही चीज संभव है जिसको हम लोग असंभव माने। मोदी जी ये कोशिश करेंगे और जब मोदी जी कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार को फिर कुछ सोचना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही कहा, ये एक स्थिति है, क्योंकि आप देखिए कि ये पूरा चुनाव जो है मोदी जी ने जितना आरजेडी के खिलाफ लड़ा उतना ही नीतीश कुमार के खिलाफ भी लड़ा। नीतीश कुमार को एक बार भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उनकी तरफ से घोषित नहीं किया गया, जबकि वो जो है हर तरह से बीजेपी की मदद करते रहे। और बावजूद उसके अगर उन्हें इस तरह से अलग थलग किया जाएगा तो नीतीश कुमार ये देख रहे होंगे कि इतने कमजोर समय के बाद भी वो बीजेपी से आगे चल रहे हैं। और जब वो बीजेपी से आगे चल रहे हैं तो निश्चित ही रूप से कुछ सोच सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की राजनीति में कब कौन सा मोड़ आ जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। और एक बात सही है कि बीजेपी ये कोशिश जरूर करेगी, जो अभी उसके आंकड़े दिख रहे हैं, कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए, चाहे उसकी सीटें कम आए चाहे ज्यादा आए। मोदी जी ये कोशिश जरूर करेंगे और उनकी कोशिश पे नीतीश कुमार कैसे रिएक्ट करते हैं इस पे ही आगे की राजनीति निर्भर करेगी। जी राजीव जी। प्रफुल्ल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जी?
अभी भी अगर बीजेपी पहले नंबर की पार्टी बनती है, जो कि असंभव लग रहा है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर बीजेपी उभरती है, जो कि बिल्कुल असंभव है, खतरा सिर्फ वहां था। ऐसे में राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को बुला करके शपथ दिलवा देते और कर्नाटक में जो येदियुरप्पा गवर्नमेंट के साथ हुआ था वही होता। ये सरकार शपथ ग्रहण कर लेते, इनको समय देते, फिर उसके बाद जो होता सो होता। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि आरजेडी का रेट आगे चल रहा है काफी, तो अगर आरजेडी आगे रहती है, सबसे बड़ी पार्टी बनती है, तो ये बुला नहीं पाएंगे गवर्नर बीजेपी को। इसलिए बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री किस हैसियत से बुलाएंगे? वो बुलाएंगे नहीं, क्योंकि उस समय में अगर गठबंधन के नेता को बुलाएंगे तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की संसदीय समिति की, संसदीय दल की बैठक हुए बिना नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता होकर के राष्ट्रपति ने उन्हें बुला लिया था, इस तरह की बात करके अगर गुपचुप तरीके से बुलाते हैं तो वो सरकार चाहे किसी भी कीमत पर हो, जैसे भी हो, वो 10 दिन से 4 दिन से आगे सरकार नहीं चल पाएगी। इसलिए यह जोखिम आरिफ मोहम्मद खान नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरजेडीयू की तरफ हम बढ़ रहे हैं और एक नई समता की अंगड़ाई आप यहां से देखेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ नई समता की अंगड़ाई हम देखेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन इस वक्त जो एनडीए का कुनबा है वो 130 सीटों के साथ नंबर 1 की मुकाम पे है और नंबर 2 के मुकाम पे है यहाँ इंडिया गठबंधन। यानी इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ 107 सीटों के साथ, आरजेडी 75 सीट और कांग्रेस पार्टी 17 सीटें, सीपीआई एमएल 9 सीटें। प्रदर्शन कांग्रेस का भी, सीपीआई एमएल का भी बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इधर बीजेपी और जेडीयू दोनों की जुगलबंदी बहुत शानदार दिखाई दे रही है। दोनों में यहां पर कांटे की टक्कर चल रही है कि कौन आगे निकलता है और जो आगे निकलेगा उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। क्या सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बना देंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे थे, या सम्राट चौधरी खुद हार जाएंगे? अभी तक पिछड़ते हुए सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे, लगातार पीछे चल रहे हैं। इन सब पे निगाहें टिकी हुई हैं और जल्दी से आना चाहता हूं फरदा साकिब जी, क्या खबरें हैं आपके क्षेत्र में? वोटों से बीजेपी आगे हुई है दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद, और ये वो इलाका है जहां बीजेपी का अपना होल्ड है। हम अपने विधानसभा को जहां तक जानते हैं 2000 वोटों से आगे हुई है। बाकी आप देखिए कि जब प्रफुल्ल सर बात कर रहे थे तो उस वक्त 92 और 146 के लगभग का आंकड़ा था, अभी वो 107 और 130 पर हो गया है। 10-10 मिनट पर डेटा बदल रहा है। हमारा जो वो है आंकड़ा है, उसके जो फिगर है वो बदल रहा है। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, और आरजेडी ने 70 से ऊपर अपना जो वो है उसको बनाए रखा है। इधर बीजेपी 50-60 और जेडीयू 50-60 के बीच में आपस में इनका फाइट चल रहा है। आरजेडी कांस्टेंट है, आरजेडी 70 से नीचे अभी तक नहीं आई है। एक आध सेकंड के लिए मुझे लगा कि आरजेडी 68 तक पहुंची थी, फिर वो उसने 70 को रिज्यूम किया है, 70 प्लस को रिज्यूम किया है। देखिए, सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे पीछे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे हैं। ये फिगर, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है। दूसरे राउंड की काउंटिंग होनी, और बिल्कुल प्रफुल्ल सर कह रहे हैं कि आरजेडीयू की सरकार जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। पिछली बार तो पोस्ट पोल अलायंस की वजह से, चूंकि हालांकि आरजेडी वाज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन उसके बावजूद पोस्ट पोल अलायंस की बुनियाद पर एनडीए को न्योता मिला था, नीतीश कुमार जी को न्योता मिला था। लेकिन अगर इस बार भी आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है और उसके बावजूद अगर बीजेपी को बुलाया जाता है राजभवन से, न्योता जो है आरजेडी को नहीं आता है, तो ये हमको लगता है कि एक तरह से बिहार में संवैधानिक संकट की तरफ भी हम बढ़ेंगे। राजभवन अपनी मनमानी कर रहा है, राजभवन अपनी जो है जो उसकी कानूनी सीमाएं हैं उसको वो लांघ करके उसकी खुद की निष्पक्षता पर फिर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। और आरजेडी जो अपना ट्रेंड बनाया हुआ है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। देखिए, अभी भी हम लोग जब बात कर रहे हैं आरजेडी 1 टोटल में, आरजेडी फर्स्ट, जेडीयू सेकंड और बीजेपी थर्ड, ये आपका डेटा भी अभी शो कर रहा है 75, 58 और 54 का। एलजेपीआर अलबत्ता जरूर अपने जो हम लोगों का वो था, अपना एक विश्लेषण था, उससे बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। एलजेपीआर 14 सीटों पर उसने अभी रुझानों में बढ़त बना के रखा हुआ है। और ठाकुरगंज की सीट, माफ कीजिएगा, हाँ, ठाकुरगंज की सीट है किशनगंज में, जहां एलजेपीआर ने कलीमुद्दीन अंसारी को टिकट दिया था, वो किशनगंज में भी, बहादुरगंज, माफ कीजिए, बिल्कुल बहादुरगंज में भी एलजेपीआर ने लीड बनाया हुआ है। 9000 वोटों से अभी लगभग एलजेपीआर आगे है बहादुरगंज में। सीमांचल में शायद उसका खाता खुल जाए उस सीट पर, तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी है कि सीमांचल में अभी तक महागठबंधन ने लीड लिया हुआ है, देखते हैं। कांग्रेस 17 सीटों पर है, सीपीआईएमएल 9 सीटों पर। सीपीआईएमएल रिज्यूम करेगी
प्रफुल्ल सर तो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी रिज्यूम करेगी अपने आंकड़े को। वीआईपी का अलबत्ता 3 का 3 ही कांस्टेंट है। इधर आप हमको देख लीजिए, हमको तो एग्जिट पोल वालों ने 6 में 5 सीट दे दी है। वो तो मांझी जी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनको 6 में 5 सीटें जीत जाएंगी, मतलब आने वाली हैं। आरएलए में 1 सीट पर है। सुनील शुक्ला सर अभी कह रहे थे सासाराम में उनकी पत्नी चुनाव लड़ी है, इसलिए स्नेहलता कुशवाहा, वो सासाराम में अभी पीछे चल रही है, लगातार पीछे चल रही है ट्रेंड में। ये मेरे पास जानकारी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच प्रफुल्ल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी प्रफुल्ल जी। जनसुराज का क्या हाल है? कहीं नहीं है, एक भी नहीं है जनसुराज। मैंने कहा था कि एक क्लाउड डस्ट है, ये डस्ट क्लाउड है। जी जी जी, शकील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शकील जी। जी शकील हाँ जी राजीव जी, एक बात हम बता दें, इस पर काफी बात हुई है। राजभवन किसी को डायरेक्ट बुलाने वाला नहीं है, इसीलिए चुनाव से पहले मोदी जी ने वहां पे आरिफ मोहम्मद खान को बिठा दिया है। आरिफ मोहम्मद खान वही करेंगे जो मोदी जी कहेंगे। हमें लगता है स्थिति इस तरह से होगी कि जेडीयू और बीजेपी की संयुक्त मीटिंग होगी, या जिसे एनडीए कहते हैं उनकी, और विधायक दल का नेता चुनने के लिए। और उसमें याद करिए लल्लन सिंह ने क्या कहा था। लल्लन सिंह ने कहा था कि मोदी जी ने नीतीश कुमार को 2020 में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। ये लल्लन सिंह के शब्द थे। तो इसी तरह ये बात जो है, विधायक दल की बैठक के बाद में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा और मोदी जी पे निर्णय छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद यह स्थिति बन सकती है कि फिर नीतीश कुमार स्वीकार न करें उसको। लेकिन विधायक दल की बैठक जो संयुक्त रूप से एनडीए की होगी, उसमें शायद नीतीश कुमार को नेता नहीं चुना जाए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार को नेता अगर नहीं चुना गया तो फिर नीतीश बाबू क्या करेंगे? पलटी मारेंगे क्या? प्रफुल्ल जी, वही आरजेडीयू होगी, आरजेडीयू की सरकार बनेगी। बिल्कुल। और नीतीश बाबू तो कभी उन्होंने खुद पलटी नहीं मारा है, बाकी लोगों को उलट पुलट कर दिया है। जी जी, वे तय करते रहते हैं, मुख्यमंत्री वही है, वे तय करते रहते हैं कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं हमारे साथ। पार्टी मुख्यमंत्री। जी 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 प्लीज अपनी बात रखिए। इस बीच देखिए, सीतामढ़ी से दूसरे राउंड के बाद आरजेडी, राघोपुर से तीसरे राउंड की गिनती के बाद जेडीयू तेजस्वी यादव आगे हैं। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं। सीतामढ़ी से दूसरे राउंड के बाद आरजेडी के सुनील कुमार 1477 वोटों से आगे चल रहे हैं। राघोपुर से तीसरे राउंड की गिनती के बाद तेजस्वी यादव 2100 वोट से आगे चल रहे हैं। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव 8वें राउंड में 15,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, 15,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और तीसरे तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी तीसरे राउंड में 1339 वोटों से अब आगे हो गए हैं। पहली बार आगे हुए हैं। सीतामढ़ी से दूसरे राउंड के बाद आरजेडी के सुनील कुमार 1477 वोट से आगे हैं। और मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। सीतामढ़ी में राघोपुर में 2100 वोटों से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। ये 241 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। 241 सीटों में से 107 सीटें इंडिया के खाते में, 130 सीट एनडीए के खाते में। यहां एनडीए लीड करते हुए, आरजेडी 75 सीटों के साथ नंबर 1 पे, जेडीयू 58 सीटों 58 सीटों के साथ नंबर 2 पे, बीजेपी नंबर 3 पे 54 सीटों के साथ, कांग्रेस पार्टी 17 सीटों के साथ नंबर 3 पे बनी, नंबर 5 पे बनी हुई है, 4 पे बनी हुई है। एलजेपीआर 14 सीटें हैं एलजेपीआर के खाते में भी। और एक शानदार प्रदर्शन यहाँ रुझानों में एलजेपीआर का भी यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन एलजेपीआर का। चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री वो बन पाते हैं या नहीं, लेकिन बहुत ही दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला हो रहा है। और दोनों के बीच इधर रामकृपाल यादव 8वें राउंड में 15,000 वोट से पीछे हैं। रामकृपाल यादव 8वें राउंड में 15,000 वोटों से आगे हैं, पीछे हैं। तारापुर से बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, तीसरे राउंड में आगे हो गए हैं, 1339 वोटों से आगे हो गए हैं। सीतामढ़ी से दूसरे राउंड के बाद आरजेडी के सुनील कुमार 1477 वोट से आगे हैं, 1477 वोटों से आगे हैं। राघोपुर से तीसरे राउंड की गिनती के बाद तेजस्वी यादव 21